एक निर्णायक सेशन के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए। असंभव को संभव बना देने वाली श्रृंखला मास्टर वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। आज के सेशन में आप सभी एक व्यापक विषय वस्तु को मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं। ये संपूर्ण समान हिंदी का मास्टर वीडियो है और ये सामान्य हिंदी का शब्द ज्ञान की विषय वस्तु को आज हम कवर करेंगे। आप सभी जानते हैं कि शब्द ज्ञान की विषय वस्तु आरओ एग्जाम और विभिन्न पीसीएस परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये पूरा का पूरा जो सत्र है इसमें शब्द ज्ञान है। मैंने 6 टॉपिक कवर किए हैं और ये एक तरीके से आरओ का विशेषांक है, यानी आरओ की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। और साथ ही प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा जहां पर भी शब्द ज्ञान पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी पीसीएस परीक्षा हो, क्योंकि विभिन्न पीसीएस परीक्षाओं में हिंदी का पेपर है, वहां के लिए भी बहुत ही उपयोगी है, आरओ के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो सबसे पहले आज आप यहां पर एक चीज सीखेंगे, क्योंकि देखिए आप सभी का मीडियम हिंदी है और हिंदी मीडियम के छात्रों के साथ कुछ चुनौतियां जो मुझे लगती हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है वर्तनी अशुद्धियां। सेंटेंस हम सही नहीं लिख पाते हैं, वर्तनी हमारी सही नहीं होती है। तो आप सभी को शब्द ज्ञान जानना चाहिए। शब्द ज्ञान से क्या होता है, सबसे पहली बात, भाषा में आपकी एक मजबूत पकड़ स्थापित होती है और भाषा की मजबूत पकड़ ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। बात दिमाग में बैठा के चलिए। बहुत सारे छात्र मेरे पास आते हैं, उनका कहना होता है कि हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन हिंदी ही अच्छा नहीं है उनका। आज हम लगातार ये बात करते हैं कि बड़ी बड़ी जितनी भी परीक्षाएं, आईएएस और स्टेट पीसीएस की परीक्षाएं, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का बोलबाला होता है। उसके पीछे का कारण ये है कि हमारी हिंदी ही अच्छी नहीं है, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों का भी सिलेक्शन हो रहा है, बराबर सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का हो रहा है जिनकी हिंदी बहुत अच्छी है। तो ये सेशन आप सभी की हिंदी बेहतर करेगा, आपकी समझ विकसित करेगा। और एक चीज और बहुत जरूरी है, शब्द ज्ञान की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है छात्रों की, वो ये है कि हमें चीजें याद नहीं रहती हैं। हम पढ़ तो बहुत लेते हैं पर चीजें याद नहीं रहती हैं। तो याद कैसे रखें, उसके लिए क्या ट्रिक होनी चाहिए, कैसे हमें शब्दों को याद रखना होता है। बच्चे सिर्फ रटते रहते हैं, एक तरफ रटे दूसरी तरफ भूले, एक तरफ रटे दूसरी तरफ भूले। तो ये मास्टर वीडियो सीरीज के माध्यम से आप चीजों को याद रख पाएंगे, ऐसा मेरा पूरा आप लोगों से वादा है। और ये एक दावा भी है, क्योंकि जब आप ये पूरा सेशन देखेंगे, कंटेंट बहुत सारा है। सेशन में सबसे बड़ी चुनौती छात्रों को यह भी लगती है कि पीछे कुछ दिख नहीं रहा है, देखने की भी जरूरत नहीं है। 2 घंटे में आपको मैं पूरा समान हिंदी का जो आरओ में 60 अंकों के आपके प्रश्न आएंगे, वो सारे यहां पर कवर होने वाले हैं। एक ही वीडियो में सब कुछ होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या टॉपिक मैंने कवर किए हैं और कैसे मैं इसे पढ़ाऊंगा और कैसे चीजें आपको याद करनी है। याद करने के कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप सभी लोग सक्षम हो पाओ, एबल हो पाओ, समझ पाओ कि कैसे विषय वस्तु को याद रखते हैं, कैसे विषय वस्तु को कंप्लीट करते हैं। यहां पर मैंने वही आपके पर्यायवाची लिए हैं, वही आपके शब्द विलोम लिए हैं, वही आपके तद्भवतसम लिए हैं, वही आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिए हैं, वही आपके वाक्यों में वर्तनी शुद्धि लिया है, वही आपके विशेष विशेषण लिए हैं, जो परीक्षा के लिए ज्यादा उपयोगी हो सकता है। मैं आपको आत्मनिर्भर बनाऊंगा इस सेशन में। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, कम समय में संपूर्ण रिवीजन कर पाएंगे। जो चीज पढ़ने में आपको महीनों लग सकते हैं, आज के 2 घंटे के सेशन में आपकी पूरी समझ विकसित होने वाली है, ठीक है। तो 6 टॉपिक यहां पे हम शब्द ज्ञान में आज हम कवर कर रहे हैं। समान हिंदी का ये मेरा पहला मास्टर वीडियो है। इसके बाद भी मैं और समान हिंदी के सेशन लेकर आऊंगा। जैसे एक सेशन में पत्र लेखन का लेकर आऊंगा। पत्र लेखन में भी आपके जितने, इससे पहले मैं एक पत्र लेखन का सेशन लाया था, लेकिन अब उसे अपडेट करूंगा, मास्टर वीडियो ही होगा। एक मैं निबंध का सेशन भी लाऊंगा। निबंध किस तरीके से आपको निबंध को फ्रेमवर्क करना है और कुछ सिलेक्टेड निबंध जिनको आप लिख सको, वो मैं चयनित करूंगा। तो निबंध का भी मास्टर वीडियो हम जल्द लाएंगे। एक योजना मेरी और है, समान हिंदी के तुरंत बाद हम लाएंगे समान अध्ययन का मास्टर वीडियो। फर्स्ट टाइम होगा ये, एक हिस्टोरिकल सेशन होगा, समान अध्ययन का मास्टर वीडियो, जिसमें 6 सब्जेक्ट होंगे पहली बार, और हर सब्जेक्ट से टॉप मोस्ट 50 आपके जो है फैक्ट होंगे,
ठीक है, टॉप मोस्ट 50 फैक्ट हर सब्जेक्ट से, हिस्ट्री भी होगा उसमें, पॉलिटी भी होगा, ज्योग्राफी भी होगा, इकोनॉमी भी होगा, वो सीक्वेंस से नहीं होगा। सीक्वेंस के लिए हमारी जो मास्टर वीडियो की अलग अलग प्लेलिस्ट है वो रहेंगी, लेकिन जो समान अध्ययन की मास्टर वीडियो है उसमें 6 के 6 सब्जेक्ट से, जो प्रीलिम्स के सब्जेक्ट हैं उससे जुड़े हुए फैक्चुअल पूरा डेटा रहेगा। और ये मास्टर वीडियो सीरीज का नाम मास्टर वीडियो प्लस सीरीज रहेगा, जो कि अगला अंक जो है आपका इसी का आएगा, समान अध्ययन का। फिर करंट अफेयर्स की मास्टर वीडियो भी हमारी चलेगी। मतलब एक आप समझ सकते हैं कि अब एक बहुत ही व्यापक पूरी रणनीति के साथ हम सत्रों का आयोजन करेंगे। आप सभी से आग्रह है कि अभी तक मैंने बहुत काम करा दिया है, मेरे इंटायर वीडियो है, मास्टर वीडियो है, परीक्षा के समय आपके रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कारगर है, और साथ ही जो है आपके ऐप में जो क्लासेस चल रही हैं उन क्लासेस से भी लाभान्वित हुई है। चलिए अब सेशन को शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं बोर्ड में क्या क्या है। बोर्ड में मैंने 6 टॉपिक लिए हैं जो कि आरओ के प्रारंभिक परीक्षा में और यूपी पीसीएस की मेंस परीक्षा के लिए जरूरी हैं। ये 6 टॉपिक आपके आरओ की मुख्य परीक्षा में भी आपके कारगर आएंगे। इसके अलावा अन्य जहां पर भी आपका हिंदी आता है, समान हिंदी, यहां तक कि आईएएस में भी 300 नंबर का पूरा एक पेपर होता है, वहां पे जो शब्द ज्ञान वाली विषय वस्तु है यहां से कवर होगी। ठीक है, तो चलिए आज हम कुछ सीखेंगे। सबसे पहले चीज मैं डिस्कस करूंगा सेशन के शुभारंभ से कि आपको चीजों को याद कैसे करना है, कैसे हम याद करते हैं शब्द ज्ञान को। क्योंकि देखिए अब यहां पे मैं पर्यायवाची आपको बताने वाला हूं, मैं सारी पर्यायवाची तो यहाँ पे कवर नहीं कर सकता हूं, मैंने कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची कवर किए हैं, लेकिन मैं सिखाऊंगा कि पर्यायवाची याद कैसे करते हैं, कैसे पर्यायवाची आपके दिमाग में बैठ जाएं, क्या तरीका हो सकता है, कैसे आप इसे भूले ना। क्योंकि चीजें तो आसान लग रही हैं, सुनने में ही आसान है जब आप अटेम्प्ट करते हैं। क्योंकि 60 नंबर का आरओ में जो आपका हिंदी का पेपर आता है, यदि इसमें आप 50, 55 प्लस की हमारा टारगेट रहेगा कि 55 प्लस आपका स्कोर जाए, उस आधार पे मैंने पूरा सेशन बनाया। तो पहले याद करने के मैं कुछ आपको तरीके दूंगा, लगभग 6 से 7 तरीके, उनमें से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं, इससे आपको चीजें याद रहेंगी। ठीक है, तो पर्यायवाची करेंगे पहले। पर्यायवाची के बाद दूसरा यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, संभवतः इसमें मैंने इंपॉर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कवर किए हैं, तो काफी कुछ आपका यहाँ से, इससे ये मान के चलिए कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में सीधा इसी बोर्ड से आने वाले हैं, इसलिए इस सेशन को मल्टीपल टाइम देखना है आपको। अभी पहली बार सेशन देखने के बाद अगेन रिवीजन, अगेन रिवीजन, अगेन रिवीजन, आरओ परीक्षा से पहले, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, या भी जो भी जहां पे भी हिंदी है उस पे आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करिएगा। तो पर्यायवाची अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहाँ पे विलोम शब्द हैं आपके, फिर तद्भव तत्सम है, यहाँ पे वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि है, और यहाँ पे आपका विशेष्य और विशेषण है। 6 टॉपिक यहाँ पे कवर हो रहे हैं, और मेरी यहाँ पे पूरी की पूरी योग्यता, मेरा जो शिक्षण कौशल है वो आपके दिमाग में इन 6 टॉपिक की विषय वस्तु को बैठा देगा। मैं आपने पूरे के पूरे इस पूरे समयावधि में आपके ब्रेन पे काम करने वाला हूं, एक एक, चूंकि ये वोकैबुलरी है, शब्द बहुत ज्यादा। अब आप एक काम करिएगा, ध्यान से सुनना है मेरी एक एक बात को, जो भी मैं यहाँ पे बोलूं दिखेगा कुछ नहीं, ध्यान से सिर्फ सुनना है, उसको अपने दिमाग के अंदर जाने देना है। इसके बाद जैसे ही अगला शब्द बोलूं, अगले शब्द को ध्यान से सुनो, हर शब्द में थोड़ा अटेंशन रखना है, 2 घंटे मुझे दे दीजिए बस। ठीक है, चलिए अब सत्र का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे याद करने की तकनीकी से कि चीजों को याद कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज, जब कभी भी आप हिंदी पढ़िए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मैं सेशन शुरू करने जा रहा हूं, जब भी हिंदी पढ़िए पहला काम करिए आप उसको कैटेगरी में कन्वर्ट कर लीजिए। शब्द ज्ञान में यदि आप कैटेगरी कन्वर्ट कर लेते हैं, कैटेगरी कैसे बनाते हैं, जैसे आप देखिए मल्टीपल कैटेगरी होती हैं शब्दों की। जैसे कुछ शब्द आपके नेचर से जुड़े हुए हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं। पर्यायवाची शब्द यदि मैं उदाहरण के तौर पे यदि लेता हूं, तो सबसे पहले शब्द परिवार को विषय के अनुसार समूह बना लिया जाता है। एक तरीका बता रहा हूं, जैसे कि बहुत सारी प्राकृतिक वस्तुएं, जैसे सूर्य है, जल है, अग्नि है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, ये कैसे नेचुरल चीजें हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो प्राकृतिक शब्द हैं। एक तो प्राकृतिक शब्दों की कैटेगरी बना सकते हैं, और प्राकृतिक शब्दों को आप अलग से एक एक करके देख सकते हैं। दूसरा जो है आपका स्थान, जैसे लोकेशंस है, बहुत सारी लोकेशंस, शब्दों में आप लोकेशंस देखेंगे कि अच्छा ये लोकेशन है, जैसे वन हो गया, कोई भी फॉरेस्ट एरिया हो गया, या फिर नगर हो गया, पर्वत हो गया, जलाशय हो गया, जंगल हो गया, है ना, कोई कहानी। अब यहां पे समझिएगा, सबसे पहला काम होता है हम चीजों को कैटेगराइज्ड कर लें जब याद करें। तो यहां पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप चीजों को इमेजेस के फॉर्म पे सोचिए। जब भी आप कोई शब्द ज्ञान अपने अंदर लीजिए,
उसका इमेज कन्वर्ट करिए। इमेज के लिए गूगल की सहायता लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई आपने सूर्य ही है, मान लीजिए सूर्य का आपको पर्यायवाची देखना है या सूर्य से जुड़ा हुआ अन्य कोई भी शब्द ज्ञान आपको सीखना है, तो आप उससे जुड़ी हुई इमेजेस को देखिए। और इमेजेस से ज्यादा प्रभावकारी, इमेज तो प्रभावकारी रहेगी ही, आप हर एक शब्द का अर्थ जानने का प्रयास करिए कि कोई भी पर्यायवाची है, मान लीजिए उसके 4 या 5 यदि पर्यायवाची शब्द हैं तो हर शब्द का अपने एक पर्टिकुलर मीनिंग है, उसको स्थान विशेष में उस तरीके से उपयोग किया जाता है। तो यदि आप चीजों को उनकी परिभाषा से समझने लग जाएं तो शायद मुझे लगता है कि आपकी समझ बहुत अच्छी हो जाएगी, फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूं। मान लीजिए अरण्य, अरण्य मतलब होता है जंगल। अब अरण्य को पहले एक बार यदि हम परिभाषा के तौर पे समझे तो यानी पेड़ पौधों और जीवों का निवास स्थान या प्राकृतिक क्षेत्र, जहां पे पेड़ पौधे जीव निवास करते हैं, उसे हम फॉरेस्ट कहते हैं, उसे हम अरण्य कहते हैं। अब एक बार आपकी समझ ये विकसित हो गई, अब या तो एक तरीका ये है कि आप अरण्य की पर्यायवाची को रटते चले जाओ। अब अरण्य के बाद जितनी भी पर्यायवाची हैं उसकी, चाहे वन हो, जंगल हो, कानन हो, विपिन हो, अटवी हो, कांतार हो, गहन हो, दाब हो, इन सबके भी अर्थों को जानने का प्रयास करिए। यदि आप अर्थ जान लेते हैं चीजों का तो आपकी समझ विकसित होती है और चीजें आपको याद हो जाती हैं, और उसी को थोड़ा सा आपको फोटोजेनिक इंफोग्राफिक मेमोरी में कन्वर्ट करना है। शब्दों को आप तभी, अब उनका सही सदुपयोग भी तभी कर पाएंगे। कोई शब्द कहां पे उपयोग किया जाता है, किस पर्यायवाची का किस संदर्भ में कैसे उपयोग करना है, ये तभी आप कर सकते हैं जब आपको उसका अर्थ पता हो, उसका मीनिंग पता हो। तो एक तो आप चीजों के अर्थ को समझिए, और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका आपके पास गूगल है। एक बार यदि गूगल करके सभी के अर्थ या तो रट लो सीधा सीधा, तो आप केवल रटंत रह जाओगे। आपको हिंदी में यदि पकड़ विकसित करनी है तो आपको शब्दों के अर्थ को समझना चाहिए, चाहे वो पर्यायवाची हो, विलोम शब्द हो, तद्भव तत्सम हो, क्यों ये शब्द कहां यूज होना चाहिए, उसका प्रयोग, इसके लिए गूगल का भी आपको साथ देना पड़ेगा। मैं जो आपको पर्यायवाची बताऊंगा, मैं आपको कुछ इसी टेक्निक से याद कराऊंगा, मैं आपको अर्थ बताऊंगा उनके। और देखिएगा, जब भी हम कोई भी नाम लेते हैं, आपके दिमाग में एक इमेज आ, जैसे देवता, देवता में तुरंत एक इमेज आएगी। लेकिन देवता के जो अन्य नाम है ना, देवता का मतलब क्या है, दिव्य और एक अलौकिक प्राणी जिसको पूजा जाता है, जो पूजने योग्य। हमारे घर पे सबके मंदिर हैं। अब देवता की क्या क्या पर्यायवाची होती हैं, और क्यों उन पर्यायवाची को, उसे अजर कहते हैं। अजर मतलब जो कभी बूढ़ा नहीं होता, जिसको कभी बुढ़ापा नहीं आता। उसे अमर कहते हैं, जो कभी मरता नहीं है। उसे हम देव कहते हैं, सुर कहते हैं, विबुध कहते हैं, त्रिदश कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। तो हर एक सेगमेंट पे इसको क्यों ये कहते हैं, यदि इस आधार पे आपने काम किया। अब टाइम तो कम है, वैसे इतना ज्यादा है नहीं, अब तो रटंत का ही टाइम बचा है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि एक तरीका हो सकता है। और एक चीज जो मुझे लगती है शब्द ज्ञान को मजबूत करने को, वोकैबुलरी को बचपन में हमें हमारे टीचर सिखाते थे, वो चीज मैं आपको फिर से रिमाइंड करा रहा हूं। आप जानते हो, हमें एक साथ चीजें नहीं पढ़नी कि एक साथ आप पूरा सब कुछ निपटा दो। ये मास्टर वीडियो में तो आप एक साथ सब कुछ पढ़ने जा रहे हो, 2 घंटे में आपका सब कुछ कंप्लीट हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक टेक्निक सिखा रहा हूं, पर डे 10 शब्द, 10 पर्यायवाची, 10 शब्द विलोम, 10 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इंग्लिश भी यदि आपको सीखनी है, केवल 10 शब्द अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। जिस दिन आपकी वोकैबुलरी में 1000 शब्द हो जाएंगे, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। जिस दिन आपके पर्यायवाची शब्द में आप 10-10 करके पढ़ते जाएंगे, 1 महीने में आपके 300 शब्द होते हैं, आप पर्यायवाची से एक भी पर्यायवाची गलत नहीं करेंगे। आपको एक रेगुलर वे पे आपको मिनिमम जो है संख्या आइडेंटिफाई करके पढ़ना पड़ेगा। एक दिन में यदि आप 6 टॉपिक की बात करूं मैं आरओ को लेकर, तो 60 ही एक दिन में याद करने हैं आपको। यदि इस मेथड पे आप काम करने लग जाओ तो 1 महीने बाद आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी से आप इसको ट्राई कर लेना। 10 पर्यायवाची पर डे, 10 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। लेकिन इनको पढ़ेंगे कब, जब इनको साथ में इन्फोग्राफिक के साथ थोड़ा गूगल लेकर बैठे, जो भी चीजें हुई गूगल में डाला, उसकी इमेजेस देखा, इमेज देखोगे चीजें और अच्छी हो जाएंगी। साथ ही उसका अर्थ भी जाना कि इसको इस संदर्भ में, आपकी हिंदी बहुत जबरदस्त हो जाएगी, फिर आपका शब्दों का चयन बहुत अच्छा हो जाएगा, यदि आप वास्तव में अपनी हिंदी अच्छा करना चाहते हो। और मैं आपको बताऊं, इनडायरेक्टली एक चीज बहुत बड़ी होने वाली है, आपका वाक्य और वर्तनी शुद्धि बहुत अच्छा हो जाएगा जब आप ये करने लग जाओगे। ठीक है, वाक्य और वर्तनिक शुद्धि में बच्चों की जो दिक्कत है ना, और सही जगह पे क्या, इसी से आपका ऐसे अच्छा होगा।
ऐसे में कहां पे कौन सा शब्द चुनना है, जब तक शब्दों का आप सही प्रयोग नहीं सीखोगे। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, ये कुछ बेसिक ट्रिक हैं। पहला ट्रिक मैंने आपको बताया, कैटेगरीफाइज कर सकते हो आप, एक मेथड ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा मेथड आपका, ये सब मेथड जो कि मैं यूज करता हूं, मैं एक मेथड और यूज करता हूं, कई बार कई चीजों को स्टोरी में पिरो लो, कहानी में पिरो लो। मैं ट्रिक बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, कई बार क्या होता है हम कोई कहानी बना लेते हैं, तो चीजें कहानी बना लो, कोई वाक्य सुन लो, ये अपने हिसाब से, और कहानी जितनी रोचक होगी उतना ही जल्दी आपको वो चीज याद हो जाएगी। एक तरीका ये भी हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं मिनोमोइक स्टोरी ट्रिक, मतलब स्टोरी के थ्रू आप उसको समझने की कोशिश करो, कुछ भी बना लो। वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इतने सारे आर्टिकल मुझे याद है, हर आर्टिकल के पीछे मैंने एक स्टोरी बना रखी है। तो मुझे 395 के 395 आर्टिकल याद है, मैं कई बार रिवीजन भी कर चुका, लेकिन वो हर आर्टिकल के पीछे एक स्टोरी है छोटी सी, तो वो दिमाग, और वो खुद आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। कोई भी चीज, ये काम जीएस में भी उपयोग करो, जीएस में कोई भी फैक्ट नहीं आता, स्टोरी में कन्वर्ट करो। जब आप उसे स्टोरी में कन्वर्ट करना सीख जाओगे, वो फैक्ट फिर आपको स्टोरी कहीं ना कहीं पे, और स्टोरी बहुत मजेदार होनी चाहिए, जितनी मजेदार हुई वो फिर मजा आ जाएगा उसको लेकर के, ठीक है। तो एक तो ये हो सकता है चित्रों के साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि चित्रों के साथ एसोसिएट करिए शब्दों को। रिवीजन चार्ट बना लीजिए, जैसे मैंने आपको बोला पर डे 10 शब्द सीखिए, एक रिवीजन के लिए वो आते हैं, स्टिक आते हैं, आप उनमें रिवीजन चार्ट बनाइए। जैसे आमतौर पे कभी आप, जहां मैं पढ़ता हूँ, मेरा स्टडी रूम है, स्टडी रूम की वॉल जो है उसमें एक वॉल आपकी स्टिकी वॉल है पूरी की पूरी, उसको मैंने नाम ही दे रखा है पूरी तरीके से, एक तरीके से जहां पे पूरा स्टिक है, रिवीजन करने के लिए बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं, और समय के साथ वो स्टिक, जैसे मैं चलते फिरते उठते बैठते कभी पहुंचा, एक स्टिक निकाली उसे पढ़ा, तो एक रिवीजन आपकी वॉल अपनी क्रिएट करो, एक एरिया क्रिएट करो, जिस एरिया में आप, जैसे आपने 10 पर्यायवाची आज पढ़ी, उनको लिख दिया, लिख के उनको स्टिक कर दिया। इसके बाद चाय पीते समय, ब्रश करते समय, चलते फिरते, वो चीज आपकी वहां पे नजर पड़नी चाहिए, ठीक है। तो जब आप उसको इस तरीके से करोगे, चीजें आपके दिमाग में आएंगी। एक रिवीजन चार्ट स्टिकी नोट्स टाइप में कन्वर्ट करो, वो भी एक अच्छा टेक्निक होता है, यदि आप कर पाने में संभव हो जाओगे तो उससे भी आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाता है। चिपका दीजिए छोटे छोटे स्टिक्स बना के और उनको रिवाइज करिए। इसके अलावा क्विक और रैपिड फायर खेल सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ, कभी बैठिए तो आप पर्यायवाची का रैपिड फायर खेल लीजिए, शब्द विलोम का पर्याय, वो वोकैबुलरी का हम रैपिड फायर भी खेल सकते हैं, जो कि सबसे ज्यादा, पहले अंताक्षरी खेलते थे ना, वैसे ही अंताक्षरी टाइप में जो है ये हो सकता है कि चलो शब्द विलोम का अंताक्षरी खेला जाए, बट वो चीज एक, मतलब एक ये भी रैपिड फायर भी बहुत काम करता है, क्विज वगैरह। और एक चीज और है कि हर एक पर्यायवाची का एक मेन पर्यायवाची होता है, कीवर्ड होता है, उस कीवर्ड से, मुख्य विषय जिसे हम कहते हैं, यदि मुख्य विषय आपको पता है तो उसी से सारे के सारे कनेक्ट हो जाते हैं। यही चीज शब्द विलोम में, तद्भवतस्यम में, सब में, शब्द ज्ञान के साथ ये चीज होती है। तो हम यदि उस तरीके को भी अपनाएं तो भी काम हम कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा शब्दों के मुख्य विषय का भाव समझें, ज्यादा से ज्यादा नियमित रिवीजन करें, नियमित रिवीजन से ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आप एक बार पढ़ के सोच लें कि मैंने पढ़ लिया है, तो थोड़ा सा ये भी समस्या है। इसके लिए मेरी जो एक टेक्निक है जिसको मैं बोलता हूँ मिनिमम स्टडी आवर्स, यानी रिवीजन, जो आपका सबसे पहले दिन की शुरुआत रिवीजन से आपको करनी चाहिए। जो भी आपने पहले पढ़ा है उसको सुबह उठ के रिवाइज कर लीजिए, पुराना आपका लीकेज ना हो, ये सब चीजें यदि आप करें तो ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो ये मेरे कुछ आप लोगों को शब्द ज्ञान को, वोकैबुलरी को, जिसमें सबसे प्रभावी, इसको मैं समअप करता हूं 2 लाइनों में। पहली बात, पर डे ज्यादा, एक साथ ज्यादा नहीं, 10-10 आप वोकैबुलरी रख सकते हैं। यदि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं तो इंग्लिश की वोकैबुलरी को भी ऐसे रखिए और इसकी वोकैबुलरी को भी ऐसे रखिए, हिंदी की। 10 शब्दों को सीखना चालू करिए, 1 महीने बाद आपका शब्द ज्ञान का विस्तार हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, जो आपको बहुत कठिन लगे उसको इमेजेस फॉर्म पे देख लीजिए, सारे के सारे कठिन नहीं लगेंगे, है ना, कुछ ही आपको कठिन लगेंगे। तो ये एक जो है आपका मेरे तरफ से कुछ सलाह सजेशंस थे। अब मुद्दा है कि हम एक एक करके देखें। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पर्यायवाची से। पर्यायवाची के बाद जो है हम अनेक शब्दों के एक शब्द देखेंगे, इसके बाद विशेष विशेषण देखेंगे, फिर इसके बाद थोड़ा फैक्चुअल आपका, विलोम शब्द, तद्भवतस्यम, वाक्यम, वर्तनी शुद्धि सबसे लास्ट में, ठीक है। बहुत आराम से बैठना है, जब लगे थकान, थोड़ा मन को लगे कि हाँ भाई अब थोड़ा सा बीच में ब्रेक लेना चाहिए, लंबी गहरी सांस लीजिएगा,
फिर से एक बार सेशन को, मतलब कंटिन्यूअस 2 घंटे आपको आराम से बैठ के चीजों को समझना है। चलिए पर्यायवाची से चालू करते हैं। पहली बात, पर्यायवाची को समझने की कोशिश करिए। पर्यायवाची का बहुत सिंपल सा मतलब है जब दो या दो से अधिक शब्दों का मतलब एक ही हो, एक ही अर्थ वाले हो, एक ही पर्याय वाले हो। पर्यायवाची, जिनका पर्याय एक ही हो, जिनका अर्थ एक ही हो, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक ही पर्याय के, एक ही आशय के। तो दो या दो से अधिक शब्दों का मतलब एक जैसा होता है, लेकिन उनके बोलने का, उनके लिखने का तरीका अलग होता है। बोलने का, लिखने का तरीका अलग होता है, इसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जो शब्द ध्वनि लेखन में भिन्न होते हैं लेकिन अर्थ में एक जैसे होते हैं। ध्वनि मतलब उसकी ध्वनि, आपको जो साउंड आएगी, जो उसका उच्चारण आएगा, वो भी आपको अलग लगेगा, और उसको लिखने में भी जो उसका पूरा का पूरा वर्तनी है वो भी अलग होगी, लेकिन उसका अर्थ एक जैसा हो, समान अर्थ वाले। इसको समानार्थी शब्द भी हम कहते हैं, समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। यानी कि अलग अलग होते हुए भी समान अर्थ वाले, ठीक है, आपके क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं, पर्यायवाची समानार्थी शब्द कहते हैं। तो ये शब्द अधिकांशतः रूढ़ शब्द इसमें होते हैं, ठीक है। किसी वस्तु के गुण, अवस्था आदि को पर्यायों का जन्म होता है। अब यहाँ पे एक चीज और समझिएगा, हिंदी के जितने भी पर्यायवाची हैं अधिकतर संस्कृत के तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम का मतलब क्या है, तत् और सम, उसके जैसा, हूबहू, तद्भव, यानी कि उसमें कुछ बदलाव है, उसको उत्पन्न नहीं किया गया है। तत्सम मतलब संस्कृत के हूबहू शब्दों को ही ज्यादातर पर्यायवाची में आप देखोगे, ठीक है। जितने भी पर्यायवाची होते हैं अधिकांशतः तत्सम शब्द होते हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची बताऊंगा, ये आपके काम की चीज है। पहले मैंने आपको थोड़ा सा समझाया, सारे पर्यायवाची मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक तरीका सीखोगे पर्यायवाची याद करने का। तरीका मैंने आपको जैसा कि बताया, हर पर्यायवाची का अर्थ जानने की कोशिश करो। मैं सबके अर्थ भी नहीं यहाँ पे बता पाऊंगा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि अब आप जो भी पढ़िए अर्थ के हिसाब से पढ़िए। मैं आपको जो पर्यायवाची बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है पर्यायवाची अरण्य। अरण्य के बारे में जैसा कि मैंने बताया, पेड़ पौधे और जीवों से घिरा हुआ प्राकृतिक क्षेत्र अरण्य कहलाता है, यानी एक फॉरेस्ट रीजन की बात कर रहा है। इसके पर्यायवाची वन, जंगल, कानन, विपिन, अटवी। अटवी शायद मेरे ख्याल से ये आपके दिमाग में ना हो, आप इसको याद कर लीजिएगा। वन, जंगल, कानन, विपिन। विपिन भी, विपिन एक आमतौर पे सामान्य नाम होता है, बहुत सारे लोगों का नाम होगा विपिन, तो ये अरण्य से ही जुड़ाव रखता है। अटवी, कांतार, गहन, दाव, ये वो पर्यायवाची यहाँ पे ज्यादातर हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, जहां ज्यादा आ सकता है। और पूरे तो नहीं ले पाया, लिस्ट तो काफी बड़ी थी, लेकिन जितनी अभी मैं ले पाया हूं अभी इस सेशन में, इसके बाद फिर हम आगे कोशिश करेंगे। बाकी आपको मैं कुछ अलग से सेशन लूंगा जिसमें पर्यायवाची की एक लिस्टिंग करा दूंगा, एक में शब्द विलोम की करा दूंगा, उसकी अलग सेशन भी रखूंगा। बट यहाँ पे जितने बता रहा हूं इतने आपको याद करते हुए चलना है, ठीक है। दूसरा शब्द है अग्नि। अग्नि का मतलब क्या है, अग्नि में तेज होता है, अग्नि जलाने की शक्ति रखता है, एक तेजस्वी तत्व है जिससे जलन, ऊष्मा महसूस होती है, जलाने की शक्ति, जो किसी चीज को जला सके उसे अग्नि कहते हैं। अब अग्नि की पर्यायवाची आप सभी ने देखा, अग्नि दहन, जलाने का मतलब दहन, आग, ज्वाला, कृषाणु, वैश्वानर, हुताशन, हुताशन ये भी अग्नि की है। बाकी अनल, पावक, वहीन, वायु शाखा, वानी वायु के संपर्क में आकर के जो है उसकी गति बढ़ जाती है। धूमकेतु, धूमकेतु भी आपकी अग्नि की है। जात वेद भी अग्नि की है, सांडिल्य भी अग्नि की है। जो जलाने की शक्ति रखती है वो तेजस्वी तत्व को हम अग्नि कहते हैं, ठीक है। तो अग्नि हो गया आपका, क्लियर है, स्पष्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अकाल। अकाल मतलब वह समय जब वर्षा नहीं हो और वर्षा नहीं होने के कारण से अन्य पैदावार ना हो, उसे अकाल कहते हैं, ठीक है। तो वह समय जब वर्षा नहीं होने के कारण से अन्न नहीं उत्पन्न होता, उस समय काल को अकाल कहते हैं। अब अकाल की पर्यायवाची में एक तो दुर्भिक्षी है, अनावृष्टि है, अन्न दुर्भाव है, अभाव काल है, अन्न की विपत्ति है, अन्न का संकट है, अन्न की हीनता है, त्रास काल है, अन्न दुर्भिक्षी है, वर्षा का अभाव है, दुष्काल है। ये सारी अकाल की पर्यायवाची है, ठीक है। यानी ऐसा समय काल जब वर्षा नहीं होने के कारण से अन्न पैदा ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अकाल। इसके बाद सूर्य।
सूर्य आप सभी जानते हैं एक तेजस्वी तारा है जो पृथ्वी को प्रकाश देता है, दिन का कारण बनता है ना, सौरमंडल को जीवन देता है, जीवन की उत्पत्ति का कारक भी है, और हिंदू धर्म में इसको देवता के तौर पे भी मानते हैं। तो तेजस्वी तारा जो पृथ्वी को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करता है, इसकी एक तो रवि, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, ये आपको पता होते हैं। भानु भी आपको पता है, प्रभाकर भी आपको पता है, प्रभाकर। सविता, सविता भी इसका नाम है। गायत्री मंत्र जो आपका है ऋग्वेद के 3 मंडल में है, वो सूर्य को ही समर्पित है, सविता को ही समर्पित है। ये जो आपको याद रखना है, एक तो मार्तंड याद रखना है, हरि याद रखना है, अंशुमाला याद रखना है, अंशुमाली, पूषा, दिनेश, अर्क, दिनमणि, सहस्त्रांशु, पतंग, तरणी, आदित्य। थोड़ा सा काफी हो गए, जितने हो सकते हैं मैं सारे करवा, यहाँ पे मेन में लिखा है रवि, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, भानु, प्रभाकर, सविता, मार्तंड्य, ठीक है। हरि, अंशुमाला, पूषा, दिनेश, अर्क, दिनमणि, सहस्त्रांशु, पतंग, तरणी, आदित्य। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है, 3 होंगे, एक नहीं होगा, या पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा इसका पर्यायवाची है, या निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द में युग्म पूछ लेगा कि कौन सा युग्म गलत है। तो मतलब मल्टीपल टाइप से क्वेश्चन आएगा। आपको डेप्थ में जाकर चीजों को जब तक नहीं पढ़ोगे आप सारे प्रश्नों को नहीं सही कर सकते हो, इसलिए चीजों को आपको एक एक चीज देखनी है, पता नहीं कहां से कौन सी चीज आ जाए। कोई बहुत ज्यादा प्रिडिक्शन नहीं किया जाता चीजों में, हमें चीजों को गहराई से ही पढ़ के जाना है, ठीक है। तो शब्द ज्ञान में आपको मेरी भी कोशिश यही है, चीजें गहराई, जितना मैं पढ़ा रहा हूं गहराई से पढ़ाऊं। इसके बाद अगला है राजा। राजा का क्या कौन होता है? राजा किसी राज्य का, किसी देश का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, सबसे ऊपर वही बैठा होता है ना। तो राजा देश या राज्य का सर्वोच्च प्रशासक होता है। इसके जो आपके हैं, एक तो भूपति, महीप, राव, राव भी राजा का ही है, नृप, भूमपति, भूप, नीप्रति, नरेश, नरेंद्र, भूपाल, नरपति, अधिप, सम्राट, शासक, इतनी पर्यायवाची राजा के हैं। किसी राज्य या देश या शासक का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, जब मैं अभी ये पढ़ा रहा हूं एक बार आप आराम से एक एक को सुनिए, इसके बाद इसका अगेन रिवीजन करिएगा, अगेन रिवीजन करिएगा, ये चीजें रिकॉल होंगी। जब 2 से 3 बार इसी सेशन को देखोगे, जितना पढ़ाऊंगा आपको सब याद आएगा। इसलिए आराम से घबराना नहीं है कि पुराने वाले में दिमाग लगा रहे हो, पुराने वाले को जाने दो, नया जो आ रहा है उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो राजा हो गया। राजा के बाद अगला है अंधकार। अंधकार मतलब प्रकाश का अभाव, जहां प्रकाश ना हो उसी को अंधकार कहते हैं। तो अंधकार में तम, तिमिर, अंधेरा, अंधियारा, तमस, ध्वांत, तमस्र, कार, अंधकार, कार, ये सारे आपके अंधकार की परिभाषा वो हैं। इसके बाद किनारा। किनारा मतलब किसी वस्तु, स्थल या जलाशय की सीमा को किनारा कहते हैं। कोई वस्तु हो, जैसे अभी ये टेबल रखी है, टेबल का किनारा, किसी भी चीज का किनारा हो सकता है ना, नदी का किनारा हो सकता है। तो किनारा का मतलब है किसी वस्तु का, किसी स्थान का, किसी जलाशय की सीमा, उसका अंत या हाशिया। इसको हम, जैसे समंदर का भी किनारा होता है, हर चीज का किनारा होता है। तो किनारा का है पुलिन। पुलिन ये समंदर के बीच बोलते हैं इसको, है ना। पुलिन, तट, छोर, सिरा, पर्यंत, तीर, बेला, तट, कगार, छोर, कूल, समीप स्थल, अंतिम भाग, किनारा, ये सब आपके किनारा के हैं, ठीक है। इसके बाद है बंदर। बंदर के बारे में आप सभी को पता है, एक चंचल, चालाक, सामाजिक जीव भी है, क्योंकि ये वन्य जीव तो है ही है, साथ साथ समाज में भी रहता है। तो चालाक, चंचल और पेड़ों पर कूदने वाला वन्य जीव सामान्यतः वनों में, मंदिर में और नगरों में दिखाई देता है, ठीक है। तो इसके जो एक तो शाखा मृग कहते हैं, मृग मतलब हिरण, लेकिन शाखा मृग जो शाखाओं में भ्रमण करता है, गति करता है। मरकट, मरकट, हरि, हरि भी बोलते हैं बंदर को, कपि, बानर, कीस, प्लवंग, ये सब आपके, प्लवंग भी बंदर का पर्यायवाची है, ठीक है। तो ये बंदर हो गए। अगला है कृष्ण। कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार भी माने जाते हैं। कृष्ण को काला भी बोलते हैं। कृष्ण का एक मतलब काला भी होता है, कृष्ण का एक मतलब श्याम भी होता है, श्याम वर्ण, काला वर्ण। तो भगवान विष्णु के अवतार भी हैं,
काला या श्याम वर्ण भी है। अब भगवान विष्णु के अवतार के तौर पे मुरारी, केशव, बनमाली, नंदनंदन, मुरलीधर, गिरधर, कन्हैया, बनवारी, श्याम, मोहन, वंशीधर, माधव, नंदलाल, मुकुंद, दामोदर, ब्रजबल्लभ, गोपीनाथ, ऋषिकेश, कंसारी, मधुसूदन, द्वारिकाधीश, यदुनंदन, राधा बल्लभ, गोपाल, दामोदर, माधव, पद्मनाथ, गोविंद, ये सारे कृष्ण के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इसके बाद है देवता। देवता का मतलब है दिव्य या अलौकिक प्राणी जिन्हें पूजा जाता है, उसे देवता कहते हैं। दिव्य या अलौकिक प्राणी जिन्हें पूजा जाता है देवता कहते हैं। देवता की है अजर, अमर, देव, शुर, विबुध, त्रिदश, भगवान, ईश और ईश्वर। ये सारे आपके विबुध से पूछा गया है कई बार, तो विबुध, त्रिदश, भगवान, ईश, ईश्वर ये आपके देवता की है। अगला है खिड़की। खिड़की जो है भवन या कमरे की, जो भी कोई भवन होता है या कोई कमरा होता है उसकी दीवार पर बनी हुई है, खुलने और बंद होने की जगह होती है। किसी भी भवन के किसी भी कमरे की दीवार में बनी हुई खुलने और बंद होने की जगह को खिड़की कहते हैं। ये वो जगह होती है जहां से प्रकाश, हवा या बाहर देखने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो इसका जो पर्यायवाची एक तो झरोखा, ठीक है, अंतरद्वार, बारा, दराचा, रोशनदान, दिग्द्वार, मुख द्वार, नयन द्वार, ठीक है, वातायन, गवाक्ष, ये सारे आपके खिड़की की पर्यायवाची हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं, गवाक्ष, वातायन, झरोखा, दराचा, अंतरद्वार, बारी, रोशनदार, दिग्द्वार, मुख द्वार, नयन द्वार, ये सारे के सारे। अगला आकाश। आकाश का मतलब है एक नीला विस्तार जो पृथ्वी के ऊपर आपका है, नीला विस्तार जो पृथ्वी के ऊपर दिखाई देता है, इसका आसमान, अंतरिक्ष, तारापथ, व्योम, नभ, अंबर, गगन, अनंत, फलक। एक गाना है ना, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक मतलब आसमान तक ले जाने की बात कर रहे हैं, तो फलक तक, खगोल, शून्य, त्रिदिव, सुरपथ। कुछ गाने ऐसे हैं जिनको यदि आप थोड़ा भी सोचने लग जाएं, क्योंकि अंत नहीं है फिर उनका चीजों का, बहुत जो उसका राइटर होता है वो कल्पना में चला जाता है। तो नीला विस्तार जो पृथ्वी के ऊपर दिखाई देता है अनंत है, तो यही है आसमान, अंतरिक्ष, तारापथ, व्योम, नभ, अंबर, गगन, अनंत, फलक, खगोल, शून्य, त्रिदिव और सुरपथ। ठीक है, इसके बाद अमृत। अब आप घर वालों को बोल दें कि आज फलक देखने जा रहा हूं, फिर घर वाले कहें अब बताते हैं कौन सी फलक है या पलक है, फिर घर वाले आपकी जो है हड्डी सही करें। ठीक है, तो देखो ये शब्दों का खेल है, यदि आप इन्हीं का एक मतलब समझ जाएं, हर एक मतलब, फिर आपकी हिंदी सोचो बोलने में कितनी अच्छी हो जाएगी। आरओ एआरओ में क्यों ये सिलेबस रखा गया, पीसीएस में क्यों ये सिलेबस रखा गया? कल के दिन जाके काम क्या करना है आपको? कोई ईरर तो नहीं है आपको? कल के दिन औपचारिक पत्र लेखन करना है। कोई भी पत्र जनता का जब आता है ना, सीएम ऑफिस पहुंचता है या अधिकारियों के पास पहुंचता है, उसकी शुरुआत आरओ से होती है। सचिवालय में आरओ से स्टार्टिंग होती है। वो पहले आरओ उसको देखते हैं, कैटेगरीफाइज करते हैं, किस डिपार्टमेंट पे जाना है, क्या काम करना है इसका। वो अंत में जाकर के एक एक स्टेप बाय स्टेप, इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है कि क्या हमारी हायरार्की है सचिवालय की, और फिर जाकर के सीएम के पास जाने के बाद शुरुआत उसके एआरओ से होती है, और एआरओ से जाके फिर वापस में एआरओ ही जाके वहां से रिप्लाई होता है। जनता का कम्युनिकेशन, तो आप कोई शब्दों का, आयोग को नोटिफिकेशन निकालना है, आयोग के जितने भी काम होते हैं सब पूरा काम जो है, हिंदी की एक भी वर्तनी अशुद्धि ना हो, अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करें आप। इसलिए आपका शब्द ज्ञान बहुत उत्कृष्ट स्तर का होना चाहिए, इसलिए पूरा का पूरा सिलेबस में हिंदी का एक महत्व है। तो हिंदी आप बहुत बहुत शानदार विषय है, और बहुत कठिन मानता हूं मैं हिंदी को। लोग तो इंग्लिश को कठिन मानते हैं, हिंदी बहुत कठिन है, क्योंकि शब्द विस्तार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी वोकैबुलरी है, बहुत बड़ा शब्द भंडार है। यदि आप पूरा का पूरा यदि वाक्य रचना और वर्तनी पढ़ने लग जाइए तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये आपका बन जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट है अमृत। अमृत का मतलब होता है जो मृत्यु को मिटा दे, जिससे मृत्यु खत्म, मृत्यु को मिटाने वाला वो पेय जिसको पीने के बाद हम अजर हो जाएं, अमर हो जाएं। अभी महाकुंभ लगा था ना, तो महाकुंभ के जहां जहां भी 4 जगह पे भारत में महाकुंभ लगता है, प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। जब समुद्र मंथन हुआ था तो इन 4 जगह अमृत की बूंदें गिर गई थी, और वो बूंदों का महत्व तो आज भी है। अब प्रयागराज में कहां गिरी थी पता नहीं, लेकिन संगम क्षेत्र में महाकुंभ का आयोजन
उसी पूरे कारण से कि वो लोगों के मन में जो एक धार्मिक आस्था का विषय है। तो अमृत वो विषय वस्तु है जिसको देवताओं ने पिया, मृत्यु को हटाने वाला वह पेय जो अजर और अमृत प्रदान कर दे। इसका पर्यायवाची पीयूष, सुधा, अमीय, सोम, अमी, सुरभोग, कल्प जल, देवरस, ये अमृत की पर्यायवाची है। इसके बाद है आपका चोर। चोर का मतलब क्या होता है? चोर का मतलब होता है बिना किसी की अनुमति से किसी का सामान उस जगह से हटा के दूसरी जगह रख देना, है ना, बिना किसी की जानकारी से। वह व्यक्ति जो किसी वस्तु को चोरी करे, बिना किसी अनुमति के गुप्त रूप से छीन ले, वो सब चोर के अंतर्गत आता है। तो चोर का है खनक, तस्कर, मौशक, काभिज, कुंभिल, रजनीचर, दस्यु, ये आपके चोर की पर्यायवाची हैं। इन सब का अपना एक विशेष मतलब है, विशेष जगह पे स्थान किए जाते हैं। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि थोड़ा बहुत काम आप करिएगा, मैंने आपको तकनीकी बताई है, आप इनका अर्थ जानने की कोशिश करिएगा, फिर आपको पर्यायवाची बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, आपका शब्द ज्ञान का जो भंडार बनेगा वो बहुत अलग ही होगा। अगला है बिजली। बिजली का मतलब क्या है? वह शक्ति या ऊर्जा जो प्रकृति में आकाशीय चमक के रूप में प्रकट होती है। एक बिजली तो वो है जो जब वर्षा होती है या सामान्य स्थिति होती है, जब चमक होती है, उसे बिजली कहते हैं। एक होता है कृत्रिम रूप से हमारे उपकरणों में आती है, हम खुद पैदा करते हैं, जनरेट करते हैं, ये दोनों ही बिजली हैं। तो बिजली ऊर्जा है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से आकाशीय बिजली भी होती है और कृत्रिम होती है। तो इसका है दामिनी, क्षण प्रभा, विद्युत, चपला, चंचला, सौदामिनी, दामिनी, तड़ित, दीप्ति, प्रभा, बिजुरी, ये सब आपकी बिजली की पर्यायवाची हैं। फिर से एक बार देख लीजिएगा, चपला, चंचला, सौदामिनी, दामिनी, तड़ित, दीप्ति, प्रभा, बिजुरी, ये सब आपकी बिजली की पर्यायवाची। अगला है तलवार। धातु की बनी हुई लंबी, धारदार और तेज हथियार को तलवार कहते हैं। धातु की बनी हुई लंबी, धारदार और तेज हथियार को, ठीक है, तलवार कहते हैं, जो युद्ध में आत्मरक्षा के लिए या शौर्य प्रदर्शन के लिए प्रयोग में की जाती है, उसे हम तलवार कहते हैं। ठीक है, युद्ध में युद्ध रक्षा के लिए इसमें आपका खड़ग आता है, अशी आता है, कृपाण आता है, शमशीर आता है। इसकी पर्यायवाची है खड़ग, अशी, कृपाण, शमशीर, चंद्रहास, करवाल, धारिका, वज्रधार, ये सब आपके इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला है धरती। धरती यानी वह ग्रह जिसमें हम रहते हैं। धरा, वसुंधरा, मेदिनी। मेदिनी राय था ना, बाबर और मेदिनी राय के बीच में युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? चंदेरी का युद्ध। ठीक है, 4 युद्ध हुए थे बाबर के भारत में। एक तो पानीपत का पहला था 1526 में, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। दूसरा आपका जो था खानवा का था 1527 में, राणा सांगा वर्सेस बाबर। तीसरा आपका 1528 में था, जो मेदिनी राय वर्सेस। चौथा आपका जो था घाघरा का युद्ध था, घाघरा का युद्ध अफगानों के साथ। तो ये मतलब आपके, हाँ, तो ये आपके 4 युद्ध थे, उसमें से एक ये मेदिनी, वही मेदिनी नहीं है, धरती की पर्यायवाची है मेदिनी राय। आप स्टोरी टेलिंग, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आप इनको जोड़िए, कनेक्ट करिए। हर एक चीज की स्टोरी बनाई जा सकती, कैसे भी बना दो, हर स्टोरी सही है, अपनी मन की होनी चाहिए, अपने दिमाग में बैठनी चाहिए। जब आप उसको स्टोरी के साथ, अब ये अलग अलग होगा, जैसे अब इतने सारे पर्यायवाची है ना, किसी को किसी के साथ जोड़ोगे, किसी को इन्फोग्राफिक करोगे, किसी को स्टोरी के साथ कनेक्ट करोगे, तो आपका शब्द ज्ञान मजबूत होगा, फिर आपको चीजें धीरे धीरे याद रहेंगी। तो धरती का है आपका वसुंधरा, मेदिनी, धरणी, भूमि, मही, अचला, अवनी, पृथ्वी, इला, इला, भू, विपुला, क्षिति, है ना, ये आपके जो है पृथ्वी क्या है। इसके बाद अगला है आपका भौरा। भौरा 2 प्रकार के भौरे होते हैं। एक तो कीट होता है जो कि भौं भौं की आवाज करता है, उसको भौरा कहते हैं, है ना, भिनभिनाहट बोलते हैं उसको। इसका है मधुकर, अली, भृंग, मधुप, भवरा, भ्रमर, सठपद, द्विरेफ, चंचरीक, मिलिंद, सिलीमुख, पिंग, गुंजारक, पुष्प सेवी, ये आपका जो है भौरा की
पर्यायवाची हैं। एक भौरा होता है घूमने वाला खिलौना जिसको हम लट्टू कहते हैं। आप लोगों ने बचपन में चलाया होगा लट्टू। तो जो घूमने वाला खिलौना है लट्टू है। घुमनिया भी बोलते हैं, फिरकी भी बोलते हैं, कई बार बोलते हैं तू मेरी फिरकी ना ले, वो फिरकी यही वाली फिरकी है ना। तो आपका इसमें लट्टू, घुमनिया, फिरकी, घुमकड़ी, चक्कर, ये सब आपका इसी के अंतर्गत आता है, चक्करदार खिलौना होता है। इसके बाद घोड़ा। घोड़ा क्या है? एक तेज दौड़ने वाला बलशाली और उपयोगी पालतू पशु है। यहाँ पे प्रयागराज में संगम पुलिस जो होती है घोड़े के साथ आप देखते होंगे कई बार उसे। तो यहाँ पे एक तेज दौड़ने वाला बलशाली और उपयोगी पालतू पशु है। तो इसका पर्यायवाची बाजी है, घोटक, सैंधव, घोड़ा, तुरंग, रथवाहक, रविसुत, त्वरित ग्रामी, ये सब आपके इसके हैं। इसके बाद है टीका। टीका तीन प्रकार के होते हैं। टीका तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है टीका टिप्पणी, एक होता है ठीक है माथे पे लगाने वाला टीका, और एक टीका होता है कोविड का टीका। ठीक है, तो हर टीके का अपना अलग अलग मतलब है। यदि हम टीका टिप्पणी की बात करें किसी ग्रंथ में, श्लोक में, ये सबसे ज्यादा हम करते हैं। किसी भी बात पे हमें टीका टिप्पणी करने की आदत होती है, और ये बहुत अच्छी आदत नहीं है, इसलिए इससे बचना चाहिए। किसी भी ग्रंथ की, श्लोक की, वाक्य पर की गई व्याख्यात्मक लेखन या टिप्पणी को टीका कहते हैं। तो इसका होगा व्याख्या, टिप्पणी, व्याख्यान, विवरण, भाष्य, विवेचन, ये टीका है। माथे पर लगाए जाने वाला टीका में तिलक है, चंदन है, रोली है, कस्तूरी है, और जो वैक्सीनेशन वाला टीका होता है उसका है प्रतिरोधक इंजेक्शन और प्रतिरक्षण प्रणाली, ये सब चीजें उसके अंतर्गत होती हैं। तो ये आपका जो है पर्यायवाची शब्द बहुत सारे हैं। अभी सारे शब्द मैं एक अलग से पूरा एक सेशन रखूंगा, मैं डिजिटल बोर्ड में सेशन रखूंगा जिसमें सारी पर्यायवाची महत्वपूर्ण हम कवर करेंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, पर्यायवाची का अलग, शब्द विलोम का अलग। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको तरीका बताना चाहता हूँ कि पर्यायवाची पढ़ना है तो आपको विद उसके अर्थ को जान करके पढ़ना है कि हर पर्यायवाची का क्या अर्थ है, आपको ये दिमाग में बैठ जाएंगी। और इनको जोड़िए, कनेक्ट करिए इमेजेस से, स्टोरी से, दिमाग में आपकी ये गलती नहीं होंगी। एक बार इस तरीके से पढ़ के देखिएगा। 10 पर्यायवाची पर डे पढ़ने का संकल्प लीजिए। हमें पर डे 60 शब्द पढ़ने हैं। जो आरओ वाले बच्चे हैं 60 शब्द पर डे पढ़ने हैं, या पीसीएस का एग्जाम मेंस भी देना है तो उसको किस तरीके से पढ़ना है वो तरीका मैंने शुरुआत में आपसे डिस्कस किया। अब अगला चलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये भी बहुत शानदार आपका जो है शब्द ज्ञान है। जब हमें अपनी बात संक्षिप्त में करनी हो, जब हम अपने वाक्य को, एक वाक्य का प्रयोग, मतलब एक ही शब्द पूरा संपूर्ण अर्थ लेकर के किसी बात को कह दे, उसे हम अनेक शब्दों के एक शब्द के तौर पे रखते हैं। तो वे शब्द जो किसी वाक्यांश को, वाक्य या कई शब्दों के समूह को एक ही शब्द में व्यक्त करते हैं, उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो एक शब्द आपका भाषा की वो शास्त्रीय प्रक्रिया है जिसमें किसी वाक्य, वाक्यांश या शब्दों के समूह को एक सार्थक और उपर्युक्त शब्द में संक्षेपित कर दिया जाता है। इसका उद्देश्य होता है भाषा को संक्षिप्त बनाना, प्रभावशाली बनाना और स्पष्ट बनाना। ठीक है, इसमें संवाद में दोहराव की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कहने और लिखने में सरलता आती है। यह अभिव्यक्ति को बौद्धिक और सौंदर्यपूर्ण भी बनाता है। ठीक है, तो वह शब्द जिसके प्रयोग से किसी वाक्य या वाक्यांश का संपूर्ण अर्थ निकल जाए, संपूर्ण अर्थ द्योतित हो जाए, यानी कि विस्तृत विचारधारा को ये अल्प शब्दों में व्यक्त करे। आपको बड़ी बात को कम शब्दों में कहने के लिए इसको सीखना चाहिए। ये आपके एग्जाम का सिलेबस का हिस्सा है। तो कुछ हम प्रमुख यहाँ पे, अब एक लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाई है। यहाँ पे फिर मैं आपसे कहूंगा कि आपको यहाँ पे, अब मैं सबका अर्थ तो बताऊंगा नहीं, अर्थ बताने में टाइम बहुत जाएगा। आपको मैंने टेक्निक पर्यायवाची में बताई है। आप सभी से आशा करता हूं कि आप सभी लोग जब एक बार अभी इसको आराम से पूरी सुन लीजिए। इसमें सारे लगभग इंपॉर्टेंट है, इसमें सारा ही कवर है। पर्यायवाची तो मैं पूरी नहीं कवर कर पाया, लेकिन इसमें मैं इंपॉर्टेंट कवर कर पाया हूं और इसी से क्वेश्चन आपका निकलेगा। ये बात मैं आपको बता दे रहा हूं, स्पष्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो स्त्री सूर्य भी देख ना सके, पर्दे में रहने वाली स्त्री, रनिवास में रहने वाली, कड़े पहरे में रहने वाली, जो कभी बाहर देखे ना, पर्दे में रहने वाला सूर्य कैसे देख सकता है ना, तो उसको बोलते हैं असूर्य पस्या। जो स्त्री रनिवास में कड़े पर्दों पे रहे, जो सूर्य भी ना देख पाए, असूर्य पस्या, पर्दे में रहने वाली स्त्री।
ठीक है, ये इसके अंतर्गत ये होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कई बार क्या होता है कि अब जैसे अभी आप देख रहे हैं इस समय इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हुआ, फिर अमेरिका की एंट्री, फिर सीज फायर अभी हाल फिलहाल में, तो इसके लेकर के युद्ध को लेकर कई बार मंत्रणाएं होती होंगी। ऐसी मंत्रणा जिसका उद्देश्य बुरा हो, जिसका लक्ष्य नकारात्मक हो, उसे बोलते हैं दुरभिसंधि। दुरभिसंधि या ऐसी मंत्रणा जो बुरे उद्देश्य से गुप्त मंत्रणा की गई हो, जिसका उद्देश्य बुरा हो, उसको हम बोलते हैं दुरभिसंधि। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। कई बार क्या होता है, विस्थापन हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह। युद्ध के टाइम पीरियड पे आप देखते हैं व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाता है। कई बार कहीं डैम बनाया जा रहा है, कई बार कई इस प्रोजेक्ट आते हैं, या कई बार ट्राइबल्स एरिया को राष्ट्रीय उद्यान से निकाल के बाहर जो है उसको कई बार नोटिफाइड एरिया घोषित हो जाता है, या कभी बाढ़ वाली क्षेत्र आता है, बाढ़ वाले क्षेत्र से लोग विस्थापित हो जाते हैं। तो जब किसी व्यक्ति को अपनी जगह से अलग कर दिया जाता है, जिस जगह पे वो रह रहा होता है, उसे बोलते हैं विस्थापित। ठीक है, अगला, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है। ठीक है, वह कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया उसे बोलते हैं वाग्दत्ता। ठीक है, मदिरा पीने का प्याला, चषक, चषक बोलते हैं, मदिरा पीने के प्याला को चषक कहते हैं, जिसका अनुभव हमें बिल्कुल नहीं है। वैसे तो अब हर एक प्याले में लोग प्याला खड़का ही लेते हैं, चाहे वो प्लास्टिक का हो चाहे वो कोई विशेष प्याला सबका नहीं होता। मैं जब कभी यहाँ से जाता हूँ घर की तरफ, तो बीच बीच में बहुत सारे मदिरालय पड़ते हैं। हाँ, मदिरालय ही है, उसी में अंग्रेजी लिखा होता है, किसी में सरकारी लिखा होता है, किसी में देसी भी लिखा होता है। हाँ, ऐसे बहुत सारे मदिरालय मिलते हैं। कई बार ये लगता है कि सरकार यदि एक साथ पूरे भारत के सारे मदिरालयों को बंद कर दे, तो जो मदिरा प्रेमी यहाँ पे खड़े होकर भौरे की तरह वहां पे भिनभिनाते हैं, बहुत संख्या होती है। मतलब वहां पे भीड़, जहां पे बहुत भीड़ दिख रही हो आपको दिख जाएगा मदिरालय। आप चखने की बात कर रहे हैं कभी चखा तो नहीं आपने? नहीं ना? हाँ, अच्छी चीज नहीं। कभी आप लोग इस सब से दूर रहिएगा। ईश्वर करे जीवन में कभी भी आपको इन सब चीजों से वास्ता ना पड़े। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जीवन में ये दौर ना आए, कभी भी आप बुरी संगत में ना पड़े। अच्छी संगत के कारण बचे हुए हैं। कई बार क्या होता है, जैसे जिनकी संगतें खराब होती हैं, पहली बार जो पीते हैं उसको फ्री में पिलाने वाले बहुत लोग रहते हैं। फिर वो फ्री में एक बार पिलाते हैं, फिर धीरे धीरे आप फिर उन्हें जीवन भर पिलाते हो, फिर कहते हो आ जा, एक बोतल तू ला, एक बोतल हम ला। तो ऐसे लोगों से बचना। जब कोई भी व्यक्ति आपके पास आए, अरे डॉक्टर कहता है थोड़ा, कोई भी कभी भी शुरुआत मत करना इस चीज की। एक बार भींगे तो फिर भींगे, इसलिए भींगना ही नहीं है, छींट भी नहीं पड़नी चाहिए, कभी चखना ही नहीं है। एक बार चखे तो जीवन भर फिर चखने की जरूरत पड़ेगी, और सब समाप्त हो जाता है। जो लोग नशे में जाते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, मदिरा के बाद फिर और बड़े बड़े बहुत सारे, उसमें उनके घर में अपराध बहुत होते हैं। एक तो पारिवारिक अशांति रहती है, और बहुत अशांति का माहौल रहता है पूरे घर में, तनाव का माहौल रहता है, लक्ष्मी चली जाती है, धन दौलत सब कुछ, समृद्धि खत्म हो जाती है, बच्चे का जीवन एक दो पीढ़ी खत्म हो जाती है, वो सब खत्म कर देता है। एक बोतल, ये बोतल सब खत्म कर देती है, हर चीज, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे सब कुछ। ये पानी की बोतल है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो वो वाली बोतल होती है। इसलिए उस बोतल के करीब नहीं जाना है। ये मेरा आप सभी को लेकर एक मोरल मैसेज है, नहीं पीना कभी भी। ठीक है, दूर रहना, बिल्कुल बहुत दूर रहना है जीवन में, इससे मदिरा से दूर रहना है। बहुत गंदी चीज है। कहीं बार किसी भी परिस्थिति में पड़िएगा, मदिरा का सेवन मत करिएगा। ठीक है, चलिए, मदिरा और मांस, मांसाहार का भी मैं बहुत विरोधी व्यक्ति हूं। जब हमारी प्रकृति ने सब कुछ उपलब्ध कराया है, लोग क्या कर रहे हैं, मांस का सेवन करते तो नहीं? बहुत अच्छा है, छोड़ दिए। अन्यथा यदि करते हो, आप खुद सोचिए, उबाल के आप किसी को खा रहे हैं, है ना? मैं थोड़ा सा इस चीज को प्रमोट नहीं करता हूँ इंसान को, क्योंकि फिर वो ब्लड बनेगा आपका, आप हिंसक बन जाएंगे, आपकी मनोवृत्ति वैसी हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। हाँ, ठीक है, अच्छा है, बट लोग जो है खाते हैं बहुत सारे। भारत में जरूरत नहीं, भारत में प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, प्रकृति में सब कुछ उपलब्ध है, तो क्यों उससे लें हम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो कुछ भी नहीं जानता है उसे हम बोलते हैं अज्ञ। जो कुछ नहीं जानता, जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं।
जो बहुत थोड़ा जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। ठीक है, तीनों अलग अलग चीजें हैं। जो कुछ भी नहीं जानता अज्ञ, जो कुछ सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, जो बहुत थोड़ा जानता है अल्पज्ञ। ठीक है, वह कवि जो तत्काल कविता करे उसको बोलते हैं आशु कवि। बहुत सारे लोग होते हैं बड़े बड़े, वो खड़े खड़े जो है 3-4 बना देते हैं। ठीक है, आशु कवि। महान या सर्वश्रेष्ठ कवि को महाकवि कहते हैं। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। आशा से बहुत अधिक हो, आशा से बहुत अधिक हो, जो आशा के परे हो, उनको आशातीत कहते हैं। है ना, जैसे अब आपका सिलेक्शन जो होगा वो आशा के परे है, आशातीत है? आशातीत ही है। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन का जब फाइनल में रिजल्ट आता है तो 2-3 दिन तो नहीं लगेंगे, मुझे लगता है कि कम से कम 24 एक हफ्ता भी लग सकता है, कि एक हफ्ता तक लगता है क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कर डाला, कुछ विशेष बन गया क्या मैं? सब आ रहे हैं, सबको इंटरव्यू चाहिए, सारे रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं। हाँ, घर वाले भी अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। यही घर वाले थे जो जिस दिन होता था, आज जो है इनका पूरा रुख बदला बदला है। मम्मी फोन कर करके सबको बता रही है मेरे आशीष ने कमाल कर दिया है, प्रेषित ने कमाल कर दिया, यशस्वी ने यश फैला दिया। है ना, मम्मी बता रही हैं, पापा बता रहे हैं, सब एक तरफ से लगे हुए हैं, ये हो गया ये हो गया। वो कमाल का दिन आप सबको लाना है अपने जीवन में। किसी को भरोसा नहीं होता, है ना, जो भी होता है किसी को भरोसा नहीं होता। उसके बाद जब आप टॉपर हो जाओगे या सिलेक्शन हो जाएगा, जो कुछ भी कहोगे सब सत्य निकलती है आपके मुंह से बात। आप फिर जो कहोगे वहीं से गंगा निकलेगी। आप कहोगे कि मैं 24 घंटे पढ़ता था, हाँ पढ़ता रहा होगा तभी हुआ है, चाहे आप जीवन भर सोते रहे हो। तो इसलिए मेहनत करिए, सिलेक्शन लाना है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए। जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित, आशा से बहुत अधिक या आशा से परे हो, आशातीत, आशा से बंधा हुआ, आशान्वित। की गई आशा, की गई आशा है प्रत्याशा, है ना, कहते हैं इसकी प्रत्याशा है, इसकी प्रत्याशा हो सकती, की गई आशा प्रत्याशा। बिना बिना पलक झपकाए निर्मेश या अपलक, एकटक भी बोलते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर हो उसे युधिष्ठिर कहते हैं। कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं। कई भाषाओं को बोलने वाले को बहुभाषी कहते हैं। जो तौला ना जा सके, जो तौला जा सके उसे परिमेय कहते हैं, जो तौला ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। मधुर बोलने वाला मृदुभाषी। ठीक है, किसी वस्तु की अदला बदली को विनिमय कहते हैं, एक्सचेंज कहते हैं। जैसे पहले बार्टर सिस्टम चलता था, अभी पैसे से हम एक्सचेंज करते हैं। जो अनुमान करने योग्य हो अनुमेय, जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो आस्तिक, जो किसी के प्रति आस्था रखने वाला हो आस्थावान, जो विश्वास करने लायक हो विश्वासी, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ ज्ञानी महाज्ञानी। सबसे ज्यादा लोग यही हैं जो सब कुछ जानते हैं, उनसे पूछ लो, ये सब सब महाज्ञानी आदमी है। इनकी संख्या भारत में सबसे ज्यादा है। सब मानते हैं कि हमसे बड़ा महाज्ञानी कोई नहीं है। हर व्यक्ति रायचंद है, हर व्यक्ति राय देना चाहता है। आप में, आप भी तो महाज्ञानी है कि नहीं? नहीं है महाज्ञानी की श्रेणी में, है कैटेगरी है बहुत सारे लोगों की। हाँ, जो मतलब किसी पे आस्था रखता हो वो आस्थावान है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। किसी के प्रति भी आस्था रखने वाला आस्थावान यही होगा। नेक्स्ट है, जो किसी भी विषय का ज्ञाता हो उसे विशेषज्ञ कहते हैं। किसी भी विषय का ज्ञाता विशेषज्ञ, अपने सहारे पर रहने वाला स्वावलंबी, किसी पर भी विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीषु, जो जीत लिया गया हो विजित, जिससे विजय प्राप्त की गई हो विजेता, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, स्त्री के बस में रहने वाला, लगभग ज्यादातर लोग यही स्त्रैण। ठीक है, स्त्री के वश में वशीभूत, राज्य द्वारा निकाला गया अधिकारी, अधिकारी का आदेश अध्यादेश, शासन द्वारा जारी किया गया कानून अधिनियम, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो विदेश गया हो, प्रेषित पतिका, प्रोषित पतिका, पैर से सिर तक अपाद मस्तिष्क, अनुचित बात करने के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही, अनुचित बात के लिए अड़ना दुराग्रह,
आदि से अंत तक अद्योपांत, जिसका अंत ना हो अनंत, अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र जो है अविवाहित, माफ करिएगा, ठीक है, विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र जो है औरस, जंगल की आग को दावानल कहते हैं, समुद्र की आग को बड़वानल कहते हैं, पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। जो ज्ञात इतिहास से पहले हो, प्रागैतिहासिक है ना, जहां पे लेखन वगैरह नहीं मिला है, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, अंतर्ध्यान, जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो, सब्यसाची, बाएं हाथ वाले सब्यसाची, जो बाएं रास्ते पर चलते हैं, वामपंथी, जिनके हाथ में वज्र हो, वज्रपाणी, मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला, तितीर्षु, तितीर्षु, ठीक है, तैर कर पार करने का इच्छुक भी तितीर्षु कहलाता है। दोनों ही तितीर्षु है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, तैर कर पार करने वाला भी तितीर्षु। सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति के लिए एक शब्द है तितिक्षा, ठीक है, सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने के लिए है तितिक्षा, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, दुर्निर्वार। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, इसको कर्णपाली कहते हैं, कर्णपाली। जो पान करने योग्य हो, जो पान करने योग्य हो पेय, जो पान करने योग्य ना हो अपेय। आगे सोचने वाला, अग्रसोची, आगे चलने वाला, अग्रगामी। जो बहुत बोलता हो, वाचाल, जो किसी भी विषय विशेष पर बोलता हो, प्रवक्ता। प्रवक्ता होते हैं ना, मीडिया में आप देखेंगे बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता आते हैं, वो किसी एक विषय विशेष पर अपनी राय रखते हैं, तो जो विषय विशेष पर बोलता हो, प्रवक्ता। जो भेदो या तोड़ा, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद्य। जिसका शत्रु जन्मा ना हो, अजातशत्रु। जो जीता ना जा सके, अजेय। जिसे पराजित ना किया जा सके, अपराजेय। अपना मंतव्य साधने वाला, स्वार्थी। जिसका उच्चारण ना किया जा सके, अनुच्चारित। जिसका विवाह ना हुआ हो, अपरिणीत। खोज करने वाला, अन्वेषक। युद्ध की इच्छा रखने वाला, युयुत्सु। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, वाग्दत्ता। मदिरा पीने वाला प्याला, चषक, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। जिसके पेट में मां ने रस्सी बांध रखी हो, दामोदर। थोड़ा नया नपा तुला भोजन करने वाला, मितिहारी, यानी कम भोजन करने वाला, मितिहारी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, मर्माहत। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, नारद। रहस्य या भेद बताने वाले को विभीषण कहते हैं। चाल चलने वाले को शकुनी कहते हैं। महल के भीतरी भाग को अंतापुर कहते हैं। छीण अथवा क्षय हो जा सके उसे, जो छीण अथवा क्षय ना हो, जो मतलब कमजोर ना पड़े या खत्म ना हो, उसको हम अक्षय कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, उसको चंद्रशेखर कहते हैं। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, ठीक है, काफी संख्या में है। एक बार इसको अगेन जब आप सुनेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएंगे। अब इसके बाद हम जस्ट विशेषण देखने वाले हैं, क्योंकि दो शब्द ज्ञान आपके हो चुके हैं। विशेषण को मैंने जो यहाँ पे रखा है, मैं सिर्फ समझाने के दृष्टिकोण से आपको समझाऊंगा, ताकि आप जब विशेषण को देखें तो आपकी समझ विकसित हो सके। विशेषण के बाद हम विलोम शब्द देखेंगे, इसके बाद हम तद्भवतस्यम और फिर वाक्यम वर्तनी शुद्धि देखेंगे, ठीक है। तो चलिए विशेषण में प्रवेश करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, विशेषण का मतलब है जो विशेषता बताए, किसकी बताए, संज्ञा की या सर्वनाम की। जो क्रिया की बताता है वो क्रिया विशेषण हो जाता है, ठीक है। देखो अब आपको वाक्य रचना आनी चाहिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, अव्यय, बहुत सारी चीजें हैं। हिंदी में ओवरऑल आयोग ने क्या किया, बहुत स्मार्टली सिलेबस बनाया है। आयोग ने क्या किया, 6 टॉपिक रख दिए। बच्चों को क्या लगता है, हम रट लेंगे तो काम हो जाएगा, जबकि सबसे बेहतर है कि आपकी हिंदी की पूरी समझ आपकी होनी चाहिए। आपको वाक्य रचना, शब्द ज्ञान जब तक नहीं आएगा, आप पूरी तरीके से हिंदी में आप बेहतर नहीं कर पाओगे। 6 टॉपिक में पूरी हिंदी कवर हो जाती है। अभी देखिएगा जब वाक्य और वर्तनी शुद्धि में आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले विशेषण देख लेते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है, उसे हम विशेषण कहते हैं, है ना। तो विशेषण उसे कहा जाता है जो किसी व्यक्ति, स्थान के गुण, दोष, रंग, रूप, संख्या, परिमाप या अन्य कोई भी विशेषता बताए। जो विशेषता बताए विशेषण है। जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य है। जो विशेषता बताए विशेषण है, जिसकी विशेषता बताई जाए विशेष्य है, खत्म बात। विशेष्य और विशेषण खोजने के लिए आपसे पूछेगा। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण के मैंने बहुत छोटे एग्जाम्पल भी लिए हैं, कुछ बड़े एग्जाम्पल भी लिए हैं। जैसे लाल फूल सुंदर हैं। अब लाल फूल सुंदर है में से लाल क्या है आपका,
विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? फूल की। फूल आपका विशेष्य है, बहुत सिंपल सा है। ऐसे ही 3 बच्चे। अब देखो यहाँ पे जो 3 बच्चे, तीन तीन एक संख्या है, स्पेसिफाइड कर रहा है। 3 संख्यावाचक विशेषण, 4 प्रकार का विशेषण होता है जो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो 3 आपका विशेषण है, बच्चे आपका विशेष्य है। जिनकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य है, जो विशेषता बताए वो विशेषण है। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम की बहुत आसान है। 3 बच्चे खेल रहे हैं तो 3 इसमें विशेषण हो गया आपका। बुद्धिमान छात्र को सम्मान मिलना चाहिए या बुद्धिमान छात्र को सम्मान मिला, तो बुद्धिमान शब्द भी आपका विशेषण है, छात्र की विशेषता बता रहा है। क्योंकि छात्र कैसा है? जो कौन, किसका, कैसा, इन प्रश्नों का उत्तर दे, वो सब विशेषण है। अभी हम ट्रिक की बात करेंगे, बाद में मैं ट्रिक भी आपको बताऊंगा। तो बुद्धिमान शब्द आपका क्या है? विशेषण है। ठीक है, तो यहां पे 3 एग्जाम्पल मैंने दिए। तो विशेषण क्या है? जो कितना, कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। कौन बुद्धिमान था? छात्र बुद्धिमान थे। कौन लाल था? फूल लाल थे। जो कौन, किसका, कैसा, इनकी आदि के बारे में उत्तर प्रदान करे उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण, सामान्य शब्दों में। ठीक है, दूसरा है विशेष्य। विशेष्य क्या है? जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए विशेषण का प्रयोग होता है उसे विशेष्य कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बनाने के लिए विशेषण का प्रयोग होता है उसे विशेष्य कहते हैं। अर्थात जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। दिमाग में बैठा के रखिएगा। विशेषण हमेशा, आमतौर पे, सामान्य तौर पे, जब आप वहां पे क्वेश्चंस देखेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे, सामान्य तौर पे विशेषण जो होता है विशेष्य से पहले आता है। ठीक है, जैसे यहां पे पहले वाले उदाहरण पे देखिएगा, फूल आपका विशेष्य है, इससे पहले विशेषण आया लाल। ठीक है, बच्चे आपका विशेष्य है, इससे पहले आया विशेषण 3। छात्र आपका विशेष्य है। यानी कि सामान्य तौर पे, ऐसा नहीं है ये फिक्स है फॉर्मूला, कई जगह पे ऐसा होगा कि विशेष्य के बाद भी विशेषण आता है। ठीक है, विशेष वो है जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक है, तो जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है तो उसको हम विशेष्य कहते हैं। आमतौर पर सामान्य परिस्थितियों पर विशेषण से पहले विशेष्य लगाया जाता है, परंतु कभी कभी विशेष्य के बाद भी इसका प्रयोग होता है। जैसे आप देखिए, आप समझिएगा, यहां पे कुछ मैं उदाहरण दे रहा हूं कि विशेष्य के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सदाचारी राजा, मीठी बोली, काला घोड़ा, 5 पुस्तकें, वह कुत्ता काला है। अब यहां पे समझिएगा, वह कुत्ता काला है में से जो काला है ये आपका विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? कुत्ते की। ये आपका आमतौर पे, जैसे मैंने आपको बताया कि आमतौर पे विशेष्य से पहले विशेषण आता है, यहां पे विशेष्य के बाद विशेषण आया है ना। तो आपको चीजों को समझना है इस चीज को। अब जैसे सदाचारी राजा, सदाचारी क्या है? आपका विशेषण है, सदाचारी विशेषण है। मीठी बोली, मीठी क्या है? आपका विशेषण है। काला घोड़ा, काला आपका क्या है? विशेषण है। 5 पुस्तकें, ये क्या है? आपका विशेषण है। 5 आपका संख्यावाचक विशेषण है। तो ये सारे विशेषण हैं, आपको दिमाग में बैठा के रखना है। विशेष वह शब्द होते हैं जिनकी पहचान या विशेषता विशेषण के माध्यम से की जाती है। ठीक है, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है वही आपका विशेष्य है। बस सिंपल सा, इसको इतना ज्यादा खींचते नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आगे मैं आपको जो है थोड़ा सा इसके प्रकार बताता हूं। विशेष्य और विशेषण की बात करें यदि हम, तो आमतौर पे विशेष्य वह होता है जिसके बारे में गुण बताया जाता है और विशेषण वो होता है जो गुण बताता है। आप ये एक लाइन पे चीजें समझ सकते हैं। विशेषण गुण को बताता है, विशेष्य का गुण बताया जाता है। जिसका गुण बताया जाए वो विशेष्य है। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं विशेष्य और विशेषण में? जो गुण बताए विशेषण, जिसका गुण बताया जाए वो विशेष्य। ठीक है, बस सिंपल सा है, इसको आसानी से दिमाग में बैठा लेना है। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की पहचान को स्पष्ट करता है। विशेष संज्ञा और सर्वनाम ही होते हैं। विशेष ही वो संज्ञा सर्वनाम है जिनकी विशेषता बताई जा रही है। तो विशेषण का काम है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताना, विशेष संज्ञा सर्वनाम ही होते हैं। विशेष्य के बारे में ये प्रश्न पूछा जाए
यानी कि विशेषता, किसकी विशेषता बताई जा रही है वही आपका विशेष्य यहां पर निकल के आ जाएगा। 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। पहला होता है गुणवाचक, दूसरा होता है संख्यावाचक, तीसरा होता है परिणामवाचक, चौथा होता है आपका सर्वनामिक। 4 प्रकार के विशेषण होते हैं और ये चारों प्रकार से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। गुणवाचक मतलब जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण के बारे में, दशा के बारे में, स्वभाव के बारे में, स्थिति के बारे में, रूप रंग के बारे में, आकार के बारे में, दिशा के बारे में, भाव के बारे में उसका लक्षित किया जाता है। जैसे रंग के बारे में, ये चीज लाल है, ये पीला है, ये नीला है, ये हरा है, तो गुण के बारे में जानकारी हो रही है। रंग के बारे में जानकारी हो, काल के बारे में, प्राचीन काल, आधुनिक काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ताजा, आगामी, वर्तमान, ये सब आपके क्या है, काल सूचक। ये भी आपका गुणवाचक के अंतर्गत आता है। गुणवाचक में गुण, दशा, स्वभाव, स्थिति, रंग, रूप, आकार, दिशा, भाव, इन सब के बारे में जानकारी मिले वो आपका गुणवाचक विशेषक है। आकार का मतलब क्या है, गोल है, लंबा है, मोटा है, तिकोना है, ये सब चीजों की। दशा सूचक का मतलब स्वस्थ है, वृद्ध है, युवा है, धनवान है, ये दशा बताता है, स्थिति बताता है, स्टेटस बताता है। तो स्टेटस वे सब गुण में आते हैं। जो गुण बताए, स्वाद में खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा, नमकीन। प्रयागराज की एक खासियत है, ये शहर खाने पीने में जबरदस्त है। यहाँ के लोग जो है सबसे ज्यादा तो खाते हैं टमाटर वाली चाट है ना, अच्छी पहचान है इस शहर की। टमाटर वाली चाट के अलावा और क्या क्या फेमस है? अच्छा, लस्सी वाला, लस्सी का शहर है। और देहाती रसगुल्ला, हाँ हाँ, अरे बिल्कुल, आपको क्या लगता है, मैं भी फूडी आदमी हूँ। यहाँ तो इतनी सारी जगह, इतनी लोकेशन में, खुसरो बाग के अंदर तो वहां तोड़ने देते हैं। अच्छा, बाहर बेचते हैं क्या उसे? अच्छा, एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो उसके अंदर मतलब बागान है। अच्छा अच्छा, अभी खुसरो बाग बाहर से ही देखा, अंदर नहीं गए, चले कभी समय निकाला जाएगा। तो ये तो आपका गुणवाचक विशेषण हो गया, ठीक है, जो गुण बताए। दूसरा संख्यावाचक। संख्या का मतलब है जिस विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध हो। दो भेद होते हैं, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। निश्चित संख्या का मतलब जिससे निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे कि आइडेंटिफाइड हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये संख्या निश्चित संख्या में आती है। और अनिश्चित संख्या वे होती है जिससे कुछ पता ही नहीं चलता है। जैसे कुछ बच्चे, कुछ बच्चे का मतलब कुछ बच्चे, बहुत ज्यादा बच्चे, थोड़ा पानी, है ना, ये सब आपका अनिश्चितवाचक होता है। तो जिससे हमें संख्या का बोध ना हो, ये भी आपका विशेषण है। अगला है परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक जिस से संगम और सर्वनाम की मात्रा, परिमाप, उसकी नाप, तौल, इन सब का ज्ञान कराते हैं, उन्हें परिणामवाचक विशेषक कहते हैं। जैसे 2 किलो, 4 किलो, 4 मीटर, 2 मीटर, सारा धन, है ना, जिससे उसकी माप पता चले, उसका 1 लीटर, 2 लीटर, ये सब आपका परिमाप। बीच में इसमें भी दो ही हैं, निश्चित परिमाप और अनिश्चित परिणाम, ठीक है। तो निश्चित के अंतर्गत वो है जिसमें निश्चित मात्रा का बोध हो, जैसे 2 दर्जन केले, पता है 24 केले आएंगे इसमें, 10 किलो गेहूं, ठीक है, ये भी निश्चित है। अनिश्चित में क्या आता है इसके अंतर्गत, थोड़ा पानी ले आओ, सब धन चोर चुरा ले गए, यहाँ पे माप का जहां पता ना चले, निश्चित परिमाप वहां पर होती है। अगला है सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण का मतलब है जो सर्वनाम शब्दों का विशेषण बताए, ठीक है, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखो एक चीज यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा सार्वनामिक के बाद कुछ याद करने की ट्रिक भी आपको बताऊंगा। सर्वनाम से पहले लग करके उसकी विशेषता का बोध कराते हैं, उनको सर्वनामिक कहते हैं। सर्वनाम आप सभी जानते हैं जो संज्ञा की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सारे सर्वनाम होते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन बोलते हैं हम लोग, नाउन प्रोनाउन। तो किसी, अब जैसे यहां पर है वे लड़के इधर आ रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि जहां पे आपका जो है सर्वनाम की विशेषता जो बताए उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, बस सिंपल सा है। और इसके भी दो आधार है, एक तो मौलिक सर्वनामिक विशेषण, यानी कि बिना किसी रूपांतरण के जो पहले आए, जैसे यह घर, वह लड़का, कोई नौकर, ये सब आते हैं। और दूसरे होते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण, जो मूल सर्वनामों पे प्रत्यक्ष रूप से लगाने से बनते हैं, जो मौलिक हैं और कुछ आपके जो है रूपांतरित हैं।
तो अब यहां पे फिर से एक बार समझिएगा, विशेषण चार प्रकार के आपके, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक विशेषण। इन चारों विशेषण में एक तो आपसे जो क्वेश्चन बनेगा, एक तो विशेष्य और विशेषण पूछेगा। बहुत स्मार्टली ध्यान से एक बार समझना है। विशेष्य और विशेषण में मूलभूत अंतर बस इतना है कि जब जो गुण बताए जिससे हमें पता चले कौन, कितना, कैसा, ये सब आपका जो है विशेषण है, और जिसका गुण बताया जाए वो आपका विशेष्य है। ठीक है, तो विशेषण में जब ये पूछे कि जब कोई शब्द पूछता है कैसा, कितना, कौन सा, तो वो विशेषण होता है, और जिसका उत्तर जो मिलता है वो आपका विशेष्य होता है। ठीक है, तो एक बार इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। अब इसमें लिस्टिंग थी, सारी चीजें थी, मुझे ज्यादा बेहतर ये लगा कि मैं पहले एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, बहुत आसानी से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं। थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो मैंने आपको टेक्निक बताई है पर डे 10 शब्द के हिसाब से इसको इन्फोग्राफिक करिएगा। बाकी मैं एक लिस्ट आपको अलग से डिजिटल बोर्ड वाले सेशन में दूंगा, जिसमें आपको आराम से पूरे के पूरे विशेषण और विशेष जो इंपॉर्टेंट है वहां पे मैं बता दूंगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं विलोम शब्द के बारे में। विलोम शब्द क्या है? किसी शब्द का विपरीत अर्थ, उल्टा अर्थ, जो उल्टा अर्थ बताए, किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, एक दूसरे के विरोधी शब्द, एक दूसरे के विरोधी शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। तो वे शब्द जो किसी अन्य शब्द के विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द किसी अन्य शब्द के ठीक उल्टे अर्थ को प्रकट करते हैं। भाषा में भावी विचारों की स्पष्टता, उत्कृष्टता, अभिव्यक्ति में विलोम शब्दों का ज्ञान बहुत जरूरी होता है। विपरीत अर्थ लिखते समय हमें यह ध्यान रखना होता है कि संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होगा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम ही होगा। मतलब वो जो उसका मूल रूप है, वो मूल रूप में जिस प्रकार का है, यदि संज्ञा है तो उसका विलोम भी संज्ञा होगा, सर्वनाम है तो उसका विलोम भी सर्वनाम होगा, विशेषण है तो उसका विलोम भी विशेषण होगा। तो जिस कोटि का आपका शब्द है उसी कोटि का उसका विलोम होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तत्सम का विलोम तत्सम ही होगा, तद्भव का विलोम तद्भव ही होगा, उसी सेम कोटि में विलोम आपके रहते हैं। तो चलिए विलोम शब्द एक बार देखते हैं, एक सांस में सारे हमें देखने, बहुत फास्ट फास्ट देखेंगे, इनको मल्टीपल टाइम पे आपको रिवाइज करना है, चीजें हो जाएंगी। श्री गणेश का इतिश्री, श्री गणेश का मतलब होता है शुरू करना, इतिश्री का मतलब जैसे अभी हमारा मास्टर वीडियो का श्री गणेश हुआ है, थोड़ी देर बाद इतिश्री हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये। उद्घाटन, समापन, और मैं चाहता हूं जितने शब्द हैं जब भी इन्हें भी पढ़िए, गूगल में एक बार इनका अर्थ जरूर जानिए, आपकी बहुत अच्छी समझ विकसित होगी। ठीक है, कहां पे किस शब्द का उपयोग किया जाता है सब कुछ आपको इंटरनेट में मिल जाएगा। तो श्री गणेश, इतिश्री, उद्घाटन, या चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो आप। चैट जीपीटी में आप उसको बोलिए कि मैं आपको शब्द बताऊंगा, आपको इसका मुझे अर्थ भी बताना है, कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं, इसका विलोम भी बताइए, इसका पर्यायवाची भी हो तो वो भी बताइए। एक बार उसे कमांड दे दीजिए चैट जीपीटी को 5-6 बातें। यदि इससे अनेक शब्दों का एक शब्द हो सकता है तो एक ही शब्द से आपको सब कुछ बता देगा कि अच्छा इसका विलोम ये होगा, इसके पर्यायवाची ये बन सकते हैं, इसका अनेक शब्दों का एक शब्द ये बन सकता है, इसमें वर्तनी शुद्धि यदि कुछ भी होगा उसको 5-6 कमांड दे देंगे तो आपको रिमाइंड, और उसको बोल दो कि भाई मुझे डेली याद कराना है 10 शब्द, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो वो मशीन है, वो आपको डेली 10 शब्द बना के देती रहेगी, आपके याद होते रहेंगे। या जो शब्द आपके पास है एक बार उसको लिस्ट भेज दीजिए कि भाई ये लिस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये मुझे याद कराना, मेरी परीक्षा है आरओ की। ठीक है, तो चैट जीपीटी का भी आप सदुपयोग जरूर किया करिए, अर्थ समझने में उससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहां से भी देख लो, फिर इनके अर्थ एक बार उससे देख लेना, वो भी आपको मदद करेगा। तो अंतरंग, बहिरंग, अंतर्द्वंद, बहिर्द्वंद, अंतर्द्वंद, बहिर्द्वंद, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, अथ का इति, अनुग्रह का विग्रह, अभिहित का अनभिहित, अमावस्या का पूर्णिमा, अमित का परमित, अमीर का गरीब, आकलन का विकलन, आर्द्र का शुष्क या अनाद्र। देखो एक तरीका ये भी हो सकता था कि मैं आपको ये बताता
कि इसके आगे ये लगा देने से, कुछ विलोम शब्द हैं जिनमें आगे आ लगा दिया जाए तो विलोम बन जाता है, कुछ का एक ही उनके लिए पूरा एक नया शब्द ही बनता है, वो भी एक तरीका हो सकता था। लेकिन मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेने थे, इस कारण से अभी मैंने ये काम नहीं किया है। मैं आपको ये कैटेगरी करके भी बाद में बता दूंगा कि इस टाइप से आप इसमें ये लगा दो, ये लगा दो तो बन जाए। किसी के आगे औ लगाना होता है, किसी के आगे आ लगाना होता है, उससे उसका विपरीत शब्द बन जाता है। किसी के आगे प्रति लगाना होता है, तो कुछ उपसर्ग और प्रत्यय भी हमें समझेंगे। उपसर्ग प्रत्यय एक्चुअली पीसीएस के मेंस में है, आपका जब मेंस आप पढ़ोगे तो पीसीएस के मेंस में उपसर्ग प्रत्यय है। तो जब मैं वहां पे सेशन लूंगा तो वहां पे विलोम शब्द जब आपको बताऊंगा तो इस टाइप का यदि आप उपसर्ग लगाओगे तो ये प्रभाव पड़ेगा। उपसर्ग जो आगे लगे उसका प्रभाव उस पूरे शब्द को उल्टा कर देगा, ठीक है, या ये प्रत्यय लग के उसका प्रभाव उल्टा कर देगा। तो ऐसे भी हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका बिल्कुल जो है एक वो भी होता है, कुछ अपवाद भी है। आविर्भाव, तिरोभाव, उन्मीलन, निमीलन, उपत्यका, अधिपत्यका, उल्लास, विषाद, रित, अनृत, रिद्धि, विपन्न, एकत्र, विकीर्ण, ऐषणा, अनैषणा, ऐच्छिक, पारलौकिक, औरस का जारज या दत्तक भी होता है, औरस का जारज या दत्तक, कर्कश का मधुर, कृतज्ञ का कृतज्ञ या अकृतज्ञ भी होता है, कृतज्ञ कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है, ठीक है। क्षणिक का शाश्वत, दीर्घकाय का कृषिकाय, नश्वर, अनश्वर, शाश्वत, नश्वर का अनश्वर भी होता है, शाश्वत भी होता है, ठीक है। नैसर्गिक का कृत्रिम, नैसर्गिक मतलब नेचुरल या प्राकृतिक, परिसीमन का आशीमन, पुष्ट का क्षीण, मिलन का विच्छेद या वियोग भी होता है, विरह भी होता है। मिलन का विच्छेद भी होता है, वियोग भी होता है, विरह भी होता है। लाघव का गौरव, वक्र का ऋजु, हर्ष का विषाद, स्वाधीन का पराधीन, स्वतंत्र का परतंत्र, स्थावर का जंगम, स्वतंत्र का परतंत्र, शुक्ल का कृष्ण, सगुण का निर्गुण, सुडौल का पंगु, समिष्ट का व्यष्टि, ज्ञात का ज्ञात, त्रिकुटा का भ्रकुटी, क्षमा दंड, क्षमा का दंड, श्रद्धा का घृणा, श्रोता का वक्ता, श्रव्य का अपश्रव्य, श्रीधर का श्रीहीन, श्री मतलब लक्ष्मी है ना, श्रीधर का श्रीहीन, सहयोगी का प्रतियोगी, समूल का निर्मूल, साधु का साधु, संयोग का वियोग, संकीर्ण का विस्तीर्ण, संशय का निश्चय, सुकर का दुष्कर, सत का असत, सजल का निर्जल, सुप्रबंधन का कुप्रबंधन, हरा का सूखा, अल्प का दीर्घ, अमर का मृत्य, सफल का निष्फल, विफल का असफल, डावाडोल, स्थिर, अचल। डावाडोल का होता है स्थिर या अचल। क्षुद्र का महान, अधिक का न्यून, कृपण का दानी, ज्योति का तम, ठीक है। आरोह का अवरोह, अर्वाचीन, प्राचीन, विधि का निषेध, खिन्न का मुद्रित, बर्बर का सभ्य, ऋणी का उदृढ़, स्तुत का हेय, निंदा का स्तुति, तृष्णा का वितृष्णा, ऐहिक का परलौकिक, यौवन का जरा या वार्धक, लोलुप का संतुष्ट, विवाहित का निषिद्ध, गृहस्थ का मुक्त, चिरंतर का नश्वर, ऋजु का वक्र, शिष्ट का अशिष्ट, तिमिर का आलोक, सहोदर का न्योदर, अवनी का अंबर, सुप्त का जागृत, बहुधा का यदा कदा, कर्कश का मधुर, प्रसारण का आसंकुचन, आकुचन, शोषक का शोषित, स्थावर का जंगम, इहलोक का परलोक, तीक्ष्ण का कुंठित, एकत्र का विकीर्ण, अग्नि का जल, आमिष का निरामिष, गरल का शुदा, संकीर्ण का विस्तीर्ण, कृतज्ञ का कृतज्ञ, अमर का मृत्य, उक्त का अनुक्त, उन्मीलन का निमीलन, निर्दय का साद्रय, ठीक है। अब देखो ये 2-3 बार सुननी पड़ेगी आपको, या फिर जो आपके पास लिस्ट है उसे 1-2 बार रिवाइज करोगे तो ये चीज आपको आसानी से याद हो जाएगी, बहुत बड़ा मामला नहीं है, ठीक है। उपकार का अपकार, उत्कृष्ट का अपकर्ष, काफी चीजें आपको याद भी होंगी, रिवाइज हो रही होंगी। इप्सित का अनिप्सित, पोषक का शोषक, उपमेय का अनुपमेय, दक्षिण का वाम, जारज का औरस, जारज का औरज, अग्रज का अनुज, निषिद्ध का विहित, आदृत का निरादृत, प्राची का प्रतीची, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, स्वजात का विजात, उपत्यका का अधिपत्यका, पुरोगामी का पश्चिगामी, निश्चल का चंचल, उन्नति का अवनति, सुशील का दुशील, उन्नति अवनति, न्यून का अधिक, स्वल्पायु का दीर्घायु, अवसाद का उल्लास, ईसत का अलम, आधा का ऊपरी, अधिकतम का अल्पज्ञ, परोक्ष का प्रत्यक्ष, विरक्त का अनुरक्त, सूर का भीरु, अतिथि का अतिथेय, तरुण का वृद्ध, खल का सज्जन, ईर्ष्या का अनिच्छा, इच्छा का अनिच्छा, नीरस का सरस, संपन्न का विपन्न, श्लाघा का निंदा, ईशत का अलम, अवसाद का उल्लास, आधा का ऊपरी या मलिन का निर्मल, मृषण का रूक्ष, कर्कश का मधुर, कपित का आकपित, नैसर्गिक का प्राकृतिक, पश्चाताप का पौरुष्य, तटस्थ का सापेक्ष या औचक या अक्सर, झुकाव का तनाव, गाफिल, गाफिल का खबरदार, रुक्ष का स्निग्ध, श्लाघा का निंदा,
उत्तम का अधम, ज्योति का तम, तृष्णा का तृप्ति, गगनचुंबी का तलस्पर्शी, उपत्यका का आधिपत्य का, समास का व्यास, राजा का रानी या प्रजा और रंक, पुरोगामी का पश्चगामी, निश्चल का चंचल, भौतिक का आध्यात्मिक, अभौतिक, योगी का भोगी, छली का निश्चल, बहिरंग का अतरंग, अमावस्या का पूर्णिमा, अनिवार्य का ऐच्छिक, तमस का ज्योतिर्गम और विश्लेषण का संश्लेषण। ठीक है, ये आपका जो है शब्द विलोम है। बहुत लिस्ट है पर ये ज्यादा टाइम नहीं लगता। मैं फिर से आपसे आग्रह करूंगा 10 शब्द विलोम प्रतिदिन के हिसाब से विद उनके अर्थ के साथ याद करिएगा। इससे आपकी भाषा की एक बहुत दीर्घ समझ आपकी विकसित होगी। जो मैंने आपको बताया इसको जब एक बार दो बार सुनेंगे तो आपको फास्ट ट्रैक याद हो जाएगी। देखो मैं बोलते समय हो सकता है कई बार उच्चारण में या कुछ भी गलती हो जाए तो वो भी आप लोग ध्यान जरूर दिलाइएगा। आपको कमेंट सेक्शन में चीजों को देखते हुए बताते हुए भी चलना है। वैसे मेरी पूरी कोशिश है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, त्रुटिहीन है पूरा का पूरा। कोशिश मैंने यही की है, एक एक मैंने प्रॉपर सभी जब तक वेरीफाई नहीं किए तब तक मैंने आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है। सब कुछ वेरीफाइड है, बुक का भी है तो बुक का भी वेरीफाइड है, कंटेंट का वेरीफाइड है, सब कुछ का है। ठीक है, इसके बाद है तद्भव तस्यम। देखो तद्भव तस्यम में आपको बस एक बार अर्थ समझना है। तत्सम होते हैं आपके शाब्दिक अर्थ जैसे का तैसा। जैसा का तैसा मतलब हमारी जो मूल भाषा थी वो संस्कृत थी, तो हिंदी में कई सारे शब्द जैसे के तैसे संस्कृत के उठा के रख लिए गए हैं, उनको हम तत्सम कहते हैं। बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में जब हम संस्कृत शब्दों का उपयोग करते हैं तो उन्हें हम तत्सम कहते हैं। क्या केवल हिंदी में करते हैं? नहीं, अन्य भारतीय भाषाओं में भी संस्कृत चूंकि मूल भाषा थी, वैदिक भाषा थी, भारत की प्राचीनतम भाषा थी, तो अन्य भाषाओं में उसकी छाप पड़ी है। अन्य भाषाओं में शब्दों को इंपोर्ट किया गया है, वहां से आयातित किया गया है। तो जो शब्द बिना कोई बदलाव के आयातित किए गए हैं, जैसे का तैसा लिया गया है, बिना परिवर्तन के लिया गया है, उसे तत्सम कहते हैं। ठीक है, जैसे एक शब्द हम यूज करते हैं अग्नि। अग्नि संस्कृत शब्द है, संस्कृत से उठा के रख लिया गया है। ठीक है, सूर्य संस्कृत शब्द है। ठीक है, जल संस्कृत शब्द है। तो तत्सम का मतलब होता है तत्, तत् का मतलब है वह या उसके, सम का मतलब है समान, यानी उसके समान। किसके समान? संस्कृत शब्दों के समान। जो हिंदी के शब्द आपके प्रयोग हो रहे हैं तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा में बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ग्रहण किए गए। तत्सम। इन शब्दों की रचना, उच्चारण और अर्थ संस्कृत के समान होते हैं। मुख्यतः साहित्यिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, औपचारिक लेखन में प्रयोग किए जाते हैं। तो तत्सम शब्द हिंदी में आने के बाद भी अपना संस्कृत रूप बनाए रखते हैं। ठीक है, संस्कृत रूप बनाए रखते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें शुद्धता का, औपचारिकता का, शुद्धता और औपचारिकता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, शुद्धता और औपचारिकता। शुद्धता क्यों? क्योंकि इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया, मूल शब्द संस्कृत से आए हैं, तो शुद्धता और औपचारिकता का बदलाव। और आपकी भाषा क्लिष्ट, जैसे हम कहते हैं ना क्लिष्ट हिंदी बोलते हैं, ये क्लिष्ट हिंदी का मतलब है उसमें संस्कृत शब्दों का समावेश। थोड़ा सा भाषा बहुत अच्छी हो जाती है। कई सारे लोग बोलते हैं तो आपको अच्छा लगता है क्योंकि वो तत्सम शब्दों का उपयोग करते हैं। जब आप अपनी भाषा में तत्सम उपयोग करने लग जाओगे ना, सामने वाला आपसे, आपको उसको पता चल जाएगा कि हाँ हिंदी का अच्छा ज्ञान है। दूसरा है तद्भव। तद्भव का मतलब है उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत शब्दों से उत्पन्न, बदल कर आया हुआ, रूपांतरण करके आया हुआ, जिसने अपने रूप को बदल लिया। म्यूटेंट, जो म्यूटेंट हो गया हो, रूपांतरित हो गया हो, है ना। कोरोना के कई वेरिएंट थे ना, एक के बाद दूसरा, वो म्यूटेशन। तो जो रूपांतरित होकर के आया हो, जो शब्द हिंदी में आए रूपांतरित होकर के संस्कृत से आए, वे आपके तद्भव कहलाए। जो रूपांतरित नहीं हुए वो तत्सम रहे, और जो रूपांतरित हो गए वो तद्भव कहलाए। ठीक है, तो जैसे अग्नि आपका तत्सम शब्द है, लेकिन आग आपका जो आया वो आया संस्कृत से हिंदी में तद्भव शब्द। सूर्य का आया सूरज, जल का आया पानी। ठीक है, तो तद्भव का मतलब क्या है? तद मतलब वह या उससे, भव मतलब उत्पन्न हुआ, यानी कि उससे उत्पन्न हुआ। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत शब्दों से ही विकसित होते हैं, लेकिन समय के साथ इनका रूपांतरण हो गया है। ये शब्द रचना, उच्चारण,
और प्रयोग हिंदी की प्रकृति के अनुरूप सरल हो गया है। ये शब्द आमतौर पर बोलचाल की भाषा में उपयोग किए जाते हैं। तद्भव शब्दों में संस्कृत को मूल रूप का प्रभाव होता है। ये शब्द लोक प्रचलित, सरल और सहज भाषा के अंग होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम की यहाँ पे मैंने लिस्ट रखी है। ये वे हैं जो परीक्षा में ज्यादा पूछे जा सकते हैं। अप्रोक्स महत्वपूर्ण सारे मैंने कवर किए हैं, तो एक बार इसको देख लीजिए। तद्भव और तत्सम, पहले मैं तद्भव आपको बताऊंगा, फिर मैं तत्सम बताऊंगा। तद्भव मतलब जो संस्कृत से हिंदी में बदल के आए, रूप बदल लिया, वो तद्भव है। और जो बिल्कुल बिना बदले रहे वो तत्सम है। तो जैसे अटारी आपका तद्भव शब्द है। पहले मैं तद्भव बताऊंगा, तद्भव फिर समझिएगा। जो बदल के आया तद्भव, जो बिना बदले आया तत्सम, है दोनों संस्कृत से ही आए मूल रूप, क्योंकि मूल भाषा ही वही थी। तो उस भाषा से जो बिना बदले आया वो तत्सम रहा, और जो बदल के आया वो तद्भव रहा। तो अब जो मैं बताऊंगा, पहले तद्भव बताऊंगा, फिर तत्सम बताऊंगा। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन से तद्भव शब्द हैं, ये भी पूछ सकता है। 3 4 4 में से आपको एक ढूंढना पड़ेगा। निम्नलिखित में से इसका तत्सम क्या है, ये भी पूछ सकता है। तो कई टाइप से क्वेश्चन आपके बनेंगे, ध्यान रखिएगा। पहले तद्भव बताऊंगा, फिर तत्सम बताऊंगा। फिर से अब मैं एक लिस्ट एक सांस में हम लेंगे। अटारी तद्भव शब्द पहले है, इसका होगा अट्टालिका। ये संस्कृत जैसा इसका प्रोनाउंसिएशन भी आपको लगेगा। अंगोच्छा, अंगोच्छा का है अंग प्रोच्छा। अदरक, अदरक का तत्सम है आद्रक, संस्कृत शब्द। अमीय, अमृत। आमतौर पे बस ये समझ लीजिए तत्सम संस्कृत शब्द हैं, हिंदी में प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, तो अमीय अमृत। अंगीठी, अंगीष्ठिका। अपाहिज, अपाद हस्त। अक्षत, अच्छत। अहेर, आखेट। आंख, अच्छी। अहीर, अभीर। अढ़ाई, अर्ध तृतीय। 80, अशीत। आशु, अश्रु। आंत, आंत्र। ईंट, इष्टिका। ईख, इक्खु। इकट्ठा, एकत्र। 31, एक त्रिशत। 31, एक चतुर। ये मतलब आप समझिएगा जितने भी आपके मतलब जो हिंदी के आपके अंक हैं, उन अंकों को भी आपको समझना है, उनसे भी आपके बनते हैं। एक बार आपको आइडिया समझ लेना है। जैसे 31 है, 31 का मतलब है 31। ठीक है, तो त्रिशत का मतलब है 30, एक और जोड़ दिए तो एक त्रिशत, आपको बस ये समझना है। ठीक है, चत्वारिशत, चत्वारिशत का मतलब है 40, उसमें एक और जोड़ दिया तो 41 बन गया। तो ये आपको समझना है। जैसे 51 है तो पंचशत, पंचशत आपका 50 हो गया, उसमें एक और जोड़ देना है तो एक पंचशत आपका 51 हो गया। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछता है। उबटन, उबटन का है ऊर्ध्वतन। उत्साह का उत्साह। उजाला का उज्जवल। उलाहना का उपालंब। उपरोक्त का उपर्युक्त। 19 का 29 विंशति। 29 का 39। अब ये समझिए 29, 29, 39, 49। तो इसके लिए भी आपको समझना है त्रिशत 30, उसमें उन लगा देना है तो एक कम हो जाएगा आपका। ठीक है, 19 है आपका तो विंशति मतलब 20, उसके आगे उन लगा देने से एक कम हो जाता है, एक लगा देने से एक बढ़ जाता है। ठीक है, एक विंशत 21 हो जाता, उन विंशत आपका 19 हो जाता। ठीक है, तो आपको ये समझना, उन एक को कम करता है, उन उपसर्ग लगा दिया, एक कम हो गया, और जब हम एक लगा देते हैं तो वो एक बढ़ा देता है। बस ये समझना है। अब बाकी आपको तो पता ही है। एकादश, 10 आपका 10 हो गया, एक लगा दिया तो 11 बन गया। ठीक है, तो आपको ये चीज भी सीखनी है थोड़ा सा, उन और एक का अंतर, उसी से आपको आइडिया लग जाएगा, निकाल लोगे आप इसको। ठीक है, ऊंट का उष्ट्र होता है। ओझा का उपाध्याय। ओखली का उलूखन। ओला का उपल या कपूर का कर्पूर। कपड़ा का करपट। कंधा का स्कंध। केवट का कैवर्त। कैथा का कपित्थ। काज का कार्य। कपास का करपास। कौड़ी का कपंदिका। खंडहर का खंडग्रह। खीर का क्षीर। गेहूं का गोधूम। गोबर का गोमय। गांठ का ग्रंथि। गेह का गृह। घोड़ा का घोटक। घूंघट का गुंठन। चना का चणक। चोटी का चूड़ा। जुटिका। ठीक है, चोटी का जूड़ा, चूड़ा भी होता है, जुटिका भी होता है। चीता का चित्रक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जौ का यौ। जजमान का यजमान। जामुन का जंबू। झरना का झरण या निर्झर। टकसाल का टकसाला। टीका का तिलक। ठीक है, ढीठ का धृष्ट। तिनका का तृण। प्रहर, पहर, पहर का प्रहर। प्रतीत का प्रतीत। पलंग का पर्यंक।
पनही का उपाहन, पत्थर का प्रस्तर, पहुप का पुष्प, पसीना का प्रशोधन, नींबू का निम्बुक, नीम का निम्ब, नून का लवण, नारियल का नारिकेल, दमांत का जमाता, दातुन का दंत धावन, तीता का तिक्त, तीन का तीर्ण, देवर का द्विवर, दिवाली का दीपावली, दही का दधी, हिरण का हिरण, हींग का हिंगुह हिंगू, हुलासी का उल्लास, हींग का हिंगू, हल्दी का हद्रिका, सिंघाड़ा का श्रृंगा टक, सिख का शिष्य, शाग का साग, सितार का सरतार। ठीक है, इसके बाद आपका सुअर का सूकर, सरसों का आपका जो है सरपप, सरसों का सरपस, सर एक तरीके से सरसप है ये, सरसों का सरसप, खटकोड़ वाला सा है, इसको मूर्धन्य सा बोलते हैं। तीन तरीके के सा होते हैं, दंती सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा। ठीक है, तो आपका सरसप यहां पे होगा। सिंगार का श्रृंगार, सुई का सूचिका, सूची का सूची। सोए नहीं आप? हाँ, रात में आप कितना जगते हैं, कितने बजे सोते हैं? क्यों आप 2 बजाते हो? टाइम से सोया करो, नींद पूरी लिया करो, एक्टिव टाइम दिन का खत्म हो जाएगा फिर। हैं? कुछ भी करिए, एक प्रोडक्टिव टाइम पीरियड रखिए, उस टाइम पीरियड का यूटिलाइजेशन करिए। नहीं, कोई ना कोई टाइम तो बॉडी एडजस्ट करेगी, बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होगी। ये टाइम जो आपका है, इस टाइम पे आपको वहाँ पे एग्जाम हॉल पे बैठना है 1 महीने बाद। ठीक है, इस टाइम को मोस्ट एक्टिव टाइम, मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम अपना बनाना है, दिन का टाइम। आप प्री दोगे, कल के दिन मेंस दोगे, तो आपको दिन में ही देना है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि दिनचर्या को इस तरीके से बनाओ कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम को ये जो 4 या 5 बजे तक का टाइम होता है, मोस्ट एक्टिवेटेड रहे बॉडी, हाइड्रेटेड रहे, एक्टिवेटेड रहे, अलर्ट रहे। और कभी कभी नींद जब आए करे तो थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग लो, है ना। पावर नैप वगैरह कुछ नहीं होता है कि पावर नैप लिया 10 मिनट की नींद नहीं होती है, पूरी नींद नहीं ले रहे हो आजकल, है ना। फोकस कम हो जाएगा, याद कम रहेगा। नींद भी एक औषधि है, नींद भी एक स्टडी है। नींद को भी मैं अध्ययन के रूप में तो रखता हूं। यदि जो नींद नहीं लेता, कच्ची नींद लेता है, पढ़ता बहुत है, वो भी जाके कहानी खराब हो जाएगी, क्योंकि याद ही नहीं रहेगा, फोकस ही कम रहेगा, आप वहां पे डिस्टर्ब रहोगे। इसलिए थोड़ा सा नींद पे काम करना है। 7 घंटे। हम्म हम्म, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बट थोड़ा ध्यान रखना है, सोना नहीं है। अपने आप को थोड़ा सा इस टाइम पे अलर्ट रखो, दिन में सोने की आदत को हटा दो, काम नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद सिंगार, सिंगार का श्रृंगार, लनाई, लनाई का लवणता, लौंग का लवंग, मछुआ का मूधक, माँ का माता, मात्र, राहट का अर्घट्य, मशान का शमशान, मोती का मौतिक, भगत का भक्त, भूख का विभुच्छा, भाप का वाष्प, भौरा का भ्रमर, अभूत का विभूति, बैगन का वार्ताक, बरात का वर यात्रा। ठीक है, इसके बाद बांका का वक्र, बछड़ा का वत्स, बहन का भागनी, पछतावा का पश्चाताप, पकवान का पाकवान। इसके बाद पंसारी, पंसारी का पन्यशालिका, पिटारा का पिटक, पृथ्वी, पृथ्वी का पृथ्वी, फिटकरी का स्फटिक, फांसी का पासिका, बारात का वर यात्रा, साड़ी का सटिका, रस्सी का रज्जू, रैन का रजनी, दाढ़ी का दृष्टिका, दाख का द्राक्षा, हाथी का हस्ती, बांज का वंध्या, अदरक का अदरक। जितने मैंने आपको बताए, अब इनको जैसे आपके पास जो बुक हो, नोटबुक हो, कम से कम उनमें टिक मार लेना, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। ये प्रीवियस यही पूछे गए हैं। इसमें जितना भी कंटेंट मैंने रखा है प्रीवियस में, आप जब क्वेश्चन देखोगे तो लगभग लगभग ये कंटेंट आपको मिलेगा। तो 4 से 5 टॉपिक हो गए हमारे। 5 टॉपिक में हमने एक पर्यायवाची देखा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखा, विशेष विशेषण देखा, विलोम शब्द देखा, तद्भव तत्सम। अब अंतिम शब्द में आते हैं, अंतिम विषय वस्तु में हम प्रवेश कर रहे हैं। अंतिम विषय वस्तु जो आपकी है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। इसमें भी मैं आपको टेक्निक बताऊंगा किस तरीके की वाक्य और वर्तनी शुद्धि होती है। कोई भी बच्चे का वाक्य और वर्तनी शुद्धि तभी सही हो सकता है जब उसको वाक्य रचना आए, जब वो वाक्य के बारे में जाने,
जब उसे शब्द भेद पता हो, उसे संज्ञा के बारे में जानकारी हो, सर्वनाम के बारे में जानकारी हो, विशेषण के बारे में जानकारी हो, क्रिया विशेषण के बारे में जानकारी हो, क्रिया के बारे में जानकारी हो, समास के बारे में जानकारी हो, संधि के बारे में जानकारी हो, अव्यय के बारे में जानकारी हो। जब सारी जानकारी आपकी होगी तब आप वाक्य रचना अच्छी करोगे। लिंग के बारे में जानकारी हो, तो जब आपको वाक्य रचना सीखनी पड़ेगी, और ये बहुत डेप्थ चैप्टर है, इसके लिए फिर बहुत डिटेल में क्लास आपको करनी होती है, चीजों को समझना होता है। तो मेरा आपसे एक सलाह है कि आप थोड़ा सा अपने वाक्य रचना में काम करिएगा। यदि आप वाक्य और वर्तनी शुद्धि में काम करना चाहते हैं तो वाक्य रचना में काम करिएगा। इसमें मेरे पहले दो सलाह हैं। सबसे पहली सलाह मैं वर्तनी को लेकर देना चाहता हूं। वर्तनी एक अलग विषय वस्तु है। वर्तनी का मतलब, वर्तनी शुद्धि का मतलब है एक शब्द की शुद्धि। जब शब्द में गड़बड़, वाक्य क्या है, एक पूरा सेंटेंस है। वर्तनी शुद्धि पे पहले हम यहां पे डिस्कशन करेंगे कि वर्तनी शुद्धि, देखो हिंदी भाषा जो आपकी है उसमें बहुत सारे शब्द आपको एक जैसे प्रतीत होंगे बोलने में, लेकिन बोलने में एक जैसे हैं, उनका लेखन अलग अलग होता है। उसमें कहां पर मात्रा लगेगी, कहां पे मात्रा नहीं लगेगी, कहां पे विराम चिन्ह लगेगा, कहां पे उसका लेखन कैसा होगा, ये आपको समझना। तो बोलने में एक जैसे प्रतीत होते हैं किंतु उनकी वर्तनी अलग अलग होती है। सही वर्तनी का ज्ञान और उसका प्रयोग आवश्यक होता है ताकि भाषा की शुद्धता और स्पष्टता बनी रहे। आपके लेखन की उत्कृष्टता वर्तनी से ही बनती है। आपका लेखन कैसा भी हो, यदि हिंदी की अशुद्धि नहीं रहती है तो एग्जामिनर को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं आपको एक यहाँ पे कुछ तरीके बता रहा हूं वर्तनी शुद्ध करने के लिए। पहले, प्रतिदिन 5 से 10 कठिन शब्दों की सूची बनानी है। अब आपको आज से तय कर लीजिए, आप एक न्यूज़पेपर उठाएंगे, आप कठिन शब्द ढूंढिए, उसमें 5 से 10 कठिन शब्द, या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपने उठा लीजिए, पेपर के 5 से 10 कठिन शब्द आप डेली उठाएंगे। कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा 10। एक लिस्ट बनाइए, एक आपको करिए, उनका पर डे आपको अभ्यास करना है। ज्यादा से ज्यादा 1000 शब्द हैं जो आप डेली लिख रहे हैं, डेली पूछे जा रहे हैं या आपको जरूरी है, उनकी आपको सही वर्तनी सीखनी है। तो आप पर डे 5 से 10 कठिन शब्दों की एक सूची बनाएंगे, उनका अभ्यास करेंगे। हिंदी का अखबार इसके लिए आपका बहुत मदद कर सकता है, आपकी पुस्तकें बहुत मदद कर सकती हैं। जब आप कोई बुक पढ़िए, कोई भी कंटेंट पढ़िए, उसमें जो कठिन शब्द लगे उसकी सही वर्तनी देख करके आप उसको नोट डाउन जरूर करिए। तो एक अलग से आपको अपना हिंदी का शब्दकोश बनाना है जिसमें आपको वर्तनी वाला शब्दकोश बनाना है। उसका शुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द, क्या चीजें हो सकती हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो एक शब्दकोश को नियमित अध्ययन करना है। मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं। मोबाइल में एक फीचर होता है ऑटो करेक्ट का, ऑटो करेक्ट फीचर यूज कर सकते हैं मोबाइल में। जब आप टाइप करेंगे तो आपको ऑटो करेक्ट कर देगा। ज्यादा बेहतर है आप चैट जीपीटी का यूज करें। मैं आज के टाइम पे सबसे ज्यादा रिकमेंड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक ऐसी तकनीक आ चुकी है जिससे चीजें बहुत आसान हो चुकी हैं, बहुत इजी हो चुकी है। मेरा 90% काम जो मैं करता हूं चैट जीपीटी मुझे मदद करता है उसमें। अब इस पे मैं एक अलग से किसी दिन सेशन लूंगा कि चैट जीपीटी का एक्चुअल में सही उपयोग कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग चैट जीपीटी का सही उपयोग, मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखाता हूं। मैं, मेरे जितने भी काम होते हैं संस्था के, वो सब ऑटोमेटेड, अब लगभग मैं अपने आप को ऑटोमेटेड कर चुका हूं। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसे अभी आपको मैं अप्रॉक्स, ये आपकी क्लास है ना, देखिए ये तो संस्था में आपकी एक क्लास का डेमो दिखाता हूँ। ये जनरल हिंदी है, ये टॉपिक है, इसमें 6 टॉपिक ही आपको लिखे होंगे। कल का ये रिसर्च है और ये कुछ नहीं करना है। मैंने इसमें कमांड दे रखी है, थोड़ा सा आपको कमांड देना सीखना है। तो जैसे इसमें कमांड दे रखी है, मान लीजिए पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द में इसको कमांड मिली हुई है। यदि हम इसको कमांड दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई कमांड दे देता हूँ, कोई भी पर्यायवाची का नाम लीजिए आप, कोई एक पर्यायवाची, इसमें कमांड ऑलरेडी दे रखी है मैंने। अग्नि, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया अग्नि, ठीक है। जैसे ही अग्नि लिखूंगा, अब ये बहुत जबरदस्त काम करेगा अपने आप, क्योंकि इसको कुछ कमांड दी गई हैं, ठीक है। पहले तो उसकी परिभाषा बताएगा पूरा का पूरा, फिर उसके पर्यायवाची बताएगा, फिर उसका वाक्य का प्रयोग करेगा, फिर उसके ट्रिक भी बताएगा, ठीक है। फिर उसकी विशेष जानकारी भी बताएगा कि क्या विशेष जानकारी है, और इसमें आपको जो कमांड और देनी है, इसका कैसे प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे। तो यदि आप थोड़ा सा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो जाएं तो चीजें आसान हो सकती हैं यदि आप कमांड देके काम करें। तो जैसे अब इसमें भी मैं कोई भी कंटेंट बनाता हूं, कुछ भी करता हूं, उसमें टेक्नोलॉजी में खासकर, या पूरे दिन को प्रोडक्टिव बनाने में, पूरे दिन कैसे क्या करना है, कितने टाइम क्या क्या चीजें होनी है, सब चीजें बताता है। बस इसको कमांड आपको अच्छे से देना आना चाहिए। पूरे प्लेटफॉर्म को मेरे मैनेज, सब कुछ का मैनेजमेंट यही करता है आज के टाइम पे, मदद करता है, मतलब हेल्प करता है एक तरीके से। मैं कह सकता हूं कि ये एक बहुत बड़ा जो है
क्या कहते हैं, असिस्टेंट कहें या फिर क्या कहें, एक सलाहकार समिति जैसे होती है ना आपकी, हाँ एडवाइजर आपका प्रधान, जैसे मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं, वैसे ये मुख्य सलाहकार है हर क्षेत्र का, जो हर चीज में बताएगा आपको इतने ऑप्शन है, ऐसे करना है ऐसे करना है। तो आप लोग इसको बना सकते हो। हाँ, वो भी अच्छा है, वो भी मतलब है बहुत सारे, अब डीप सीक आ चुका है, ग्रोक है, आपका जेमिनी आ चुका है, मेटावर्स मेटा का उसका भी मतलब सब ने लॉन्च किया है, अब तो बहुत सारे, कम से कम 20 से ज्यादा है। तो आपको सीखने चाहिए, ये चीज भी आपको मदद करेंगे। इंडिया का अभी उतना प्रोडक्टिव नहीं है, एक तो भुवन करके है हमारा, है ना, और अभी इतना प्रोडक्टिव नहीं है, लेकिन मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ, यदि आपको कभी मैप यूज करना है तो मैपल करके एक एप्लीकेशन इंडिया का आया है, वो गूगल मैप से बहुत अच्छा है, मैपल का यूज कर सकते हैं। हाँ, कभी मैपल यूज नहीं किया होगा अभी तक, किया है, करके देखना, एक बार करोगे बस इसके बाद भूल जाओगे बाकी को, कभी भी रास्ते नहीं भटकोगे। मैपल बहुत अच्छा है, इंडिया का है, बहुत जबरदस्त है, मैप ऑफ इंडिया, जबरदस्त उन्होंने काम किया, जो भी किया है सैल्यूट करने योग्य काम किया, उनको देना चाहिए बहुत बड़ा पुरस्कार भारत सरकार को। अगला चलते हैं वाक्य शुद्धि और वर्तनी शुद्धि पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वर्तनी शुद्धि बता रहा था कि अब पर डे आप थोड़ा सा एक प्रैक्टिस करना चालू कर दो आप लोग, ठीक है, जब आप पर डे रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तब चीजें हो पाएंगी। तो देखिए वाक्य, पहले वाक्य की बात करते हैं, वाक्य शुद्धि का मतलब क्या है, वाक्य में प्रयोग किए गए शब्दों का एक सही क्रम जो व्याकरण के अनुसार हो, वो आपका जो व्याकरण संबद्ध आपका वाक्य बनेगा, जिसमें शब्दों को एक क्रम से लगाया गया हो, ठीक है। मल्टीपल प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं वाक्य में, कम से कम जितने भी प्रकार वाक्य रचना के होते हैं उन हर एक प्रकार में वाक्य की अशुद्धि पाई जाती है, ठीक है। तो हमें यही समझना है, जैसे कई बार क्या होता है, कोई वाक्य है, सेंटेंस है, उसमें क्रम ही सही नहीं है, एक बाद में आना चाहिए, उसे पहले लिख दिया गया, मैं उदाहरण के साथ आपको समझाऊंगा। तो वाक्य में प्रयोग किए गए शब्दों का एक ऐसा सही क्रम और व्याकरण के अनुसार जिससे वह वाक्य अर्थपूर्ण बन जाए और त्रुटि रहित बन जाए, उसी को हम वाक्य शुद्धि कहते हैं। जब हम वाक्य को बनाते हैं तो इसका हम ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो एक आपको यह ध्यान में रखना है, क्लियर है, स्पष्ट है। वाक्य अशुद्धि के कारण क्या क्या हो सकते हैं, वाक्य मल्टीपल चीज, जैसे लिंग की अशुद्धि हो सकती है ना। हमें जब लिंग की अशुद्धि देखनी है तो देखना है कर्ता, जो वहां पे कर्ता का जो लिंग है वो मेल है फीमेल है, उसी के अनुसार क्रिया का उपयोग किया गया कि नहीं किया गया, उसी के अनुसार कर्म का उपयोग किया गया कि नहीं किया गया, वो एसोसिएशन हमें देखना पड़ता है। अब मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा इसमें, लेकिन रफली मैं आपको बता देता हूं। तो लिंग की अशुद्धि होती है, लिंग के अलावा वचन की अशुद्धि होती है, कई जगह पे एक वचन, बहुवचन, संस्कृत में तो 3 वचन होते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन, यहाँ पर एक वचन बहुवचन, उसके हिसाब से भी हमें वचन संबंधी अशुद्धि को देखना होता है। कारक से संबंधी हुई अशुद्धियां आपको देखनी पड़ती हैं, कारक होते हैं ना, कर्ता ने कर्म को अपदान से पृथक, है ना, तो उनके लिए भी सारी चीजें, जितने भी कारक होते हैं उन कारक से जुड़ी हुई अशुद्धियां होती हैं। इसके अलावा आपका जो है संज्ञा से जुड़ी हुई अशुद्धियां होती हैं, संज्ञा के अलावा सर्वनाम से जुड़ी हुई अशुद्धियां होती हैं, सर्वनाम के अलावा विशेषण से जुड़ी हुई अशुद्धियां होती हैं, विशेषण के अलावा आपका क्रिया विशेषण से जुड़ी हुई अशुद्धियां होती हैं, क्रिया से जुड़ी हुई अशुद्धियां होती हैं, अभी सबके एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे, ठीक है। इसके अलावा संधि से जुड़ी हुई अशुद्धियां होती हैं, संधि में कई बार शब्द ही आपका सही नहीं, जैसे कोई भी शब्द हम लिखते हैं तो उसका स्वरूप सही होना चाहिए, संधि से जुड़ी हुई अशुद्धियां होती हैं। इसके बाद समास से जुड़ी हुई अशुद्धियां होती हैं, मल्टीपल समास हैं उनसे जुड़ी हुई अशुद्धियां होती हैं। इसके बाद शब्द ज्ञान से जुड़ी हुई अशुद्धियां होती हैं, कई सारी शब्द ज्ञान ऐसे होते हैं जिनकी अशुद्धियां हैं। मुहावरों से जुड़ी हुई अशुद्धियां होती हैं, मुहावरे का सही उपयोग नहीं हुआ है। पद क्रम से जुड़ी हुई अशुद्धियां होती हैं, सेंटेंस जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है, एक फूलों की माला दो, अब ये सेंटेंस में एक बाद में लगना चाहिए, फूलों की एक माला, है ना, तो एक फूलों की माला कहीं ना कहीं पे बन ही नहीं सकती, वो मतलब पूरे सेंटेंस को गड़बड़ कर देगी। तो पदक्रम से जुड़ी हुई अशुद्धियां होती हैं, अव्यय से जुड़ी हुई अशुद्धियां होती हैं, है ना, चाहे वो समुच्चय बोधक हो, चाहे विस्मयादि बोधक हो, चाहे वो संबंध बोधक हो, अव्यय से जुड़ी अशुद्धियां होती हैं। पुनरुक्ति संबंधी, कई बार क्या होता है एक ही बात को बार 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 हम बोलते हैं, उससे जुड़ी, जैसे कृपया हमारे यहाँ आने की कृपा करें, यहाँ पे कृपया और कृपा ये क्या हो रहा है, पुनरुक्ति हो रही, कोई चीज बार बार जब आप बोलते हैं वो भी एक अशुद्धि के तौर पे ही देखी जाती है। विराम चिन्ह
कहाँ पे कैसे लगेंगे उससे जुड़ी अशुद्धियां भी हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ पे विस्मयादि बोधक, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क, कहाँ पे जो है कॉलन, सेमीकोलन, ये सब चीजें भी हमें यहाँ पे देखना होता है। तो ये आपका वाक्य से जुड़ी हुई अशुद्धियां इतने प्रकार की होती है। एक बार अभी एग्जाम्पल के तौर पे देख लेंगे। वर्तनी शुद्धि मैंने आपको बताया, वर्तनी शुद्धि जिसके द्वारा किसी एक शब्द के उसके सही वर्तनी के तौर पे लिखा जाता है। हर शब्द का एक वर्तनी है, हर शब्द को लिखने का एक तरीका है। उस वर्तनी के अनुसार जब हम शब्द को लिखते हैं तो भाषा स्पष्ट, भाषा शुद्ध हो जाती है। अर्थात किसी शब्द को उसके मानक और प्रमाणिक रूप में व्याकरण में लिखना, उसके उच्चारण के अनुसार सही ढंग से लिखना आपका वर्तनी कहलाता है। ठीक है, तो वर्तनी भी आपका ये स्वरूप है, ये आपको दिमाग में बैठा के रखिएगा। वर्ण को जिस मात्रा के साथ शुद्ध रूप में लिखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार थोड़ा सा मैं एक एक करके आपको थोड़ा सा समझाता हुआ जाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले मैंने आपको बताया वाक्य में अशुद्धि लिंग के कारण होती है, और लिंग का मतलब होता है कि जो आपका कर्ता प्रयोग हो रहा है उसी के हिसाब से क्रिया होनी चाहिए, उसी के हिसाब से आपका कर्म का एसोसिएशन होना चाहिए। हिंदी में वाक्य बनाते हैं ना, पहले आपका कर्ता आता है, कर्ता के बाद क्रिया है, फिर कर्म है आपका। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका फिर वो ऑब्जेक्ट, मेन बॉडी, ये सब चीजें, मतलब एक इंग्लिश का जो स्वरूप है वही हिंदी का स्वरूप है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो यहाँ पे आपको यदि ये बनाना आता है तो आप लिंग संबंधी, जैसे मैंने 2 रोटियां खाया, अब मैंने 2 रोटियां खाया, तो यहाँ पे जो रोटियां शब्द है ना, वो आपको देखना पड़ेगा। और इसका शुद्ध अशुद्ध शब्द यहाँ पे खाया शब्द, इसका मैंने 2 रोटियां खाई। ठीक है, तो यहाँ पे लिंग संबंधी अशुद्धि है। वचन संबंधी अशुद्धि में से प्रत्येक व्यक्ति बुरे नहीं होते हैं, तो यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति आपका एक वचन या बहुवचन को दिखा रहा है, बहुवचन को दिखा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति बुरा नहीं होता है, बुरे नहीं, बुरे शब्द नहीं यहाँ पे उपयोग होगा, यहाँ पे बुरा नहीं होता है। तो ये वचन संबंधी अशुद्धि है। कारक संबंधी अशुद्धि में पेड़ को पत्ते गिरते हैं, जब कोई चीज गिरती है, पृथक होती है, वहां पे अपादान कारक होता है। आपको कारक पता होना चाहिए, कर्ता ने, कर्म से, है ना, कर्म को, करण से, है ना। तो जब आपका अपादान कारक प्रयोग होगा, वहां से शब्द, वो पृथक हो रहा है तो वहां पे से शब्द आएगा। इन सब के लिए रूल्स हैं, है ना, फार्मूला बनाए गए हैं। तो आप उन फार्मूलों को जब समझेंगे तो यहाँ पे लिखा पेड़ को पत्ते गिरते, नहीं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान से पृथक। जब कोई चीज पृथक होगी तो वहां पे से आ जाएगा। तो ये कारक संबंधी अशुद्धि हो सकती है और ये बहुत विस्तारित है। संज्ञा संबंधी अशुद्धि, मैंने तुमसे सोमवार के दिन, मैं तुमसे सोमवार के दिन मिलूंगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है, मैं तुमसे सोमवार के दिन मिलूंगा, इसकी जगह पे होगा मैं तुमसे सोमवार को मिलूंगा, के दिन नहीं होगा, क्योंकि सोमवार भी यूज कर रहे हो आप और दिन भी यूज कर रहे हो। ठीक है, एक साथ आप दोनों का यूज ना करके केवल और केवल, क्योंकि आपने सोमवार कहा यानी वो दिन ही है, मैं तुमसे सोमवार को मिलूंगा। गांधी के संदेशों से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, गांधी के संदेशों नहीं होगा, संदेश से होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बेसिक चीजें समझनी होगी। गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। सर्वनाम से जुड़ी हुई अशुद्धियां बहुत सारी होती हैं, जैसे मेरे को पढ़ना, मेरे को तेरे को नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है, मेरे को पढ़ना है नहीं, मुझे पढ़ना है। मैंने मेरा काम कर लिया, मैंने मेरा नहीं होगा, मैंने अपना काम कर लिया। ठीक है, तो यहां पे ये आपके सर्वनाम से जुड़े। दूध में कौन पड़ गया, दूध में क्या पड़ गया। ठीक है, तो बेसिक चीजें हैं, कई बार अंडरस्टैंडिंग से भी आप चीजों को समझ जाओगे कहां पे क्या कमी है। थोड़ा सा जब आप इनको हल करते हो, है जटिल, है इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत डेप्थ सब्जेक्ट है। वर्तनी शुद्धि डालकर आयोग ने सबसे बड़ा गेम किया है, क्योंकि इससे सब कुछ जुड़ता है, इससे पूरी हिंदी जुड़ती है। हाँ, उसमें जब आप उसको बारीकी से देखोगे तो थोड़ा सा है डिफिकल्टी, क्योंकि हिंदी की डेप्थ जानकारी होगी तभी आप ये काम कर पाएंगे। तो सर्वनाम से जुड़ी हुई अशुद्धि हो गई आपकी। विशेषण का मतलब मैंने आपको बताया, जो विशेषता बताए, उसे भारी भूख लगी है, भारी शब्द ना होकर के बहुत शब्द यहाँ पे यूज होगा। क्रिया संबंधी अशुद्धि, तुम जल्दी से कपड़े डाल दो। ठीक है, तुम जल्दी से कपड़े पहन लो, कपड़े कहाँ पे कौन सी क्रिया लगेगी, इससे जुड़ी हुई चीजें। मुंबई में मानसून आ गई, नहीं, मुंबई में मानसून आ गया। क्रिया विशेषण से संबंधी अशुद्धियां,
उषा दिन दिन रामायण पढ़ती है, तो दिन दिन ना होकर के प्रतिदिन होगा आपका, है ना। यहाँ पे सारे सेब हाथ हाथ बिक गए, इसकी जगह हाथों हाथ शब्द होगा। तो थोड़ा सा आपको क्रिया की विशेषता या क्रिया विशेषण को समझना होगा। फिर संधि संबंधी अशुद्धियां है आपकी। उज्जवल चरित्र के लिए मानसिक दृढ़ता आवश्यक है, तो उज्जवल चरित्र के लिए मानसिक दृढ़ता आवश्यक है। कृष्ण पीतांबर धारण करते हैं, कृष्ण पीतांबर, यहाँ पे छोटा ती है। उज्जवल भी शब्द जो लिखा जाता है उसमें दोनों जा आधे होते हैं। महत्व जब हम लिखते हैं तो दोनों ता आधे होते हैं, मतलब उसमें पूरा ता नहीं आता। तो मतलब आपको थोड़ा सा जो कुछ डिफिकल्ट शब्द हैं उनको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो उज्जवल में दोनों जा आधे होते हैं, ठीक है। इसमें आपका जो है ये संधि संबंधी अशुद्धि है। पीतांबर में बड़ा पी होता है, पीतांबर धारण करते हैं। सामासिक पद संबंधी अशुद्धियां होती है, जैसे बलि पशु प्रथा पर रोक लगा दी गई, तो यहाँ पे बलि ना होकर के बलि पशु प्रथा होती है। रातों रात चोर भाग गए, तो यहाँ पे रातों नहीं होता, रातों रात होता है। आप एक बार थोड़ा सा उसके सेंटेंस को समझने की कोशिश करिएगा कि इसका वर्तनी का कितना है। शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धियां होती हैं, चिड़िया गा रही है, चिड़िया गाती नहीं है, चिड़िया चहकती है, ठीक है। बाण जो है बड़ा उपयोगी शस्त्र है। शस्त्र और अस्त्र आपको समझना पड़ेगा। शस्त्र वो है जिसको हाथ में लेकर के लड़ा जाता है, शस्त्र है। अस्त्र वो है जिसको चला के मारते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे लाठी किसमें आएगा, लाठी आपका शस्त्र है। अस्त्र क्या है, बाण है, भाला है, भाला आपका अस्त्र है। गदा आपका क्या आएगा, शस्त्र में आएगा। तो शस्त्र वो है जो अपना स्थिर रहता है, हाथ में लेकर के हम जिसको चलाते हैं वो शस्त्र है, और जो चला के मारते हैं वो अस्त्र है, ठीक है। तो बाण आपका यहाँ पे शस्त्र की जगह अस्त्र होगा, बाण बड़ा उपयोगी अस्त्र है ना। मुहावरे संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं। देश पर प्राण कुर्बान करना सैनिक का कर्तव्य है, तो यहाँ पे प्राण कुर्बान नहीं होगा, प्राण न्यौछावर करना, ठीक है। तो थोड़ा सा मुहावरे संबंधी आपका ज्ञान होना चाहिए। पदक्रम की अशुद्धियां, एक फूलों की माला दे दो, यहाँ पे पदक्रम में यहाँ पे हो जाएगा फूलों की एक माला दे दो। अव्यय संबंधी अशुद्धियां, तो अव्यय वाली कई सारी अशुद्धियां मल्टीपल समुच्चय बोधक विस्मयादि बोधक या संबंध बोधक होती हैं। तो ये आपको यहाँ पे जैसे जो लोभी है फिर एक साधु नहीं है ना, तो इसका जो लोभी है वह साधु नहीं है, फिर यहाँ पे शब्द नहीं होगा। पुनरुक्ति संबंधी, जैसे मैंने बताया कि हम कई बार एक ही बात को बार बार कहते हैं, कृपया हमारे यहाँ आने की कृपा करें, इसकी जगह पे होगा कृपया हमारे यहाँ आए, ठीक है। विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियां, ये सारी प्रकार की अशुद्धियां आपको वाक्य शुद्धि में देखनी होंगी, समझनी होंगी। इसके लिए आपको पूरा वाक्य रचना को पढ़ना पड़ेगा, समझना होगा, तब आप इसमें बहुत परफेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। वाक्य रचना का विषय है। वर्तनी शुद्धि, जैसा मैंने बताया कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई शब्द या उसकी वर्तनी सही तरीके से लिखी जाती है, वर्तनी शुद्धि में आती है। अर्थात किसी शब्द को उसके मानक या प्रमाणिक रूप से व्याकरण संबत उसके उच्चारण के अनुसार सही ढंग से लिखना ही वर्तनी शुद्धि होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वर्तनी सुधारने के लिए मैंने उपाय भी आपको बताए हैं कि पर डे आपको ध्यान में रखना है और शुद्ध रूप में लिखने की आवश्यकता को आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कवयित्री है ना, कवयित्री में कवि नहीं होता है, कवयित्री होता है। ये सब चीजें जब आप देखेंगे स्मार्टली तब समझ पाएंगे। उज्जवल में पूरा जा नहीं होता, आधा जा होता है। ग्रहणी होता है तो ग्रहणी नहीं होता, ग्रहिडी, छोटी ही की मात्रा यहाँ पे लगती है। तो ये आपको स्मार्टली देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। और जो वर्तनी शुद्धि है उसमें अनेक प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। स्वर से जुड़ी हुई अशुद्धियां होती हैं, मात्रा से जुड़ी होती हैं, व्यंजन से जुड़ी होती हैं, उपसर्ग से जुड़ी हुई, समास से जुड़ी हुई, प्रत्यय से जुड़ी हुई, संधि से जुड़ी हुई, लिंग से जुड़ी हुई, अव्यय से जुड़ी हुई, वचन से, कारक से, इनसे जुड़ी हुई अशुद्धियां आमतौर पर हम देखने को पाते हैं, मल्टीपल अशुद्धियां होती हैं। तो ये आपकी सभी प्रकार की अशुद्धियां हैं जो हमारी डिस्कशन हुई हैं। 6 टॉपिक में 6 टॉपिक की समझ विकसित करने की हमने कोशिश यहाँ पे की है। पहले मैंने आपको पर्यायवाची शब्द बताए हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताए हैं, विलोम शब्द बताए हैं, तद्भव तत्सम बताए हैं, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि और विशेषण। ये सभी चीजें हमारे इस सेशन में डिस्कस हुई हैं। आरओ के पेपर में ये 6 के 6 टॉपिक आएंगे। पीसीएस में भी ये टॉपिक आपके हैं, कुछ टॉपिक छोड़ दे यदि वहां पे 1-2 टॉपिक ऐड हो जाते हैं। इसका अगला अंक भी मैं लेकर आऊंगा। अगले अंक में आगे के जो शब्द हैं उनको भी ऐड करेंगे, जैसे कुछ नए टर्म्स जैसे मुहावरे, लोकोक्तियां, वो आपका पीसीएस में आता है। उपसर्ग प्रत्यय पीसीएस में आता है। तो जो उसमें आता है शब्द ज्ञान की अब अगली सीरीज ये चलती रहेगी, कंटिन्यूअस शब्द ज्ञान पे हम सेशन आगे बढ़ाते रहेंगे। आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगला जो सेशन मेरा रहेगा
हिंदी में एक तो पत्र लेखन का मैंने सोचा है और शब्द ज्ञान का पार्ट 2, ये दोनों लेके चलेंगे। बाकी मास्टर वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया समान अध्ययन का एक सेशन रखेंगे जिसमें हम 50 फैक्ट पर सब्जेक्ट यानी कि 6 सब्जेक्ट आपके होंगे, एक इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा राज व्यवस्था, चौथा अर्थव्यवस्था, पांचवा आपका सामान्य विज्ञान और छठवां आपका पर्यावरण। ये 6 सब्जेक्ट का एक समान अध्ययन का मास्टर वीडियो सेशन अब मैं शुरू करने जा रहा हूं। उसमें 50 फैक्ट जो इंपॉर्टेंट होंगे, परीक्षा उपयोगी होंगे, वही उसमें मैं कवर करूंगा। करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो भी हम आरओ एग्जाम से पहले लाने की कोशिश करेंगे। तो ये योजना के तहत ये आपका पूरा का पूरा वीडियो है। अब मैं चाहता हूं कि इसको 2 से 3 बार 4 बार आप देखिए और देख करके लाभान्वित होइए, इसका बेनिफिट उठाइए। निश्चित तौर पे आप में कॉन्फिडेंस आएगा। परीक्षा के पहले हमें लगता है कि कंसाइज फॉर्म पे हमें कुछ चीज़ें पता चल जाए, हमें रिमाइंड करा दें, तो ये पूरी तरीके से उसमें आपको सफलता दिलाने में मदद करेगा। ठीक है, तो इसी के साथ सत्र को समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हमारी अब मुलाकात होगी। चलिए।